हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टोरीज में आपका स्वागत है। हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड 31 नील के नूर के लिए इमोशंस। अद्वितीय को अपने भाइयों का डर। आयु का सीक्रेट प्लेबॉय वाला रू। तभी नील चुपचाप अपना सिर हिलाता है और अद्वितीय के पीछे पीछे जाता है, जो नूर को लेकर लिफ्ट में गया था। जब वो लोग नीचे लॉबी में आते हैं, तभी लॉबी में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे वो सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ अद्वितीय की तरफ ही देखने लगते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लोगों ने अद्वितीय वीर सिंह को किसी लड़की के साथ देखा था। अगर किसी लड़की ने गलती से अद्वितीय को छू भी लिया तो कयामत आ जाए, पर यहाँ तो खुद अद्वितीय ने एक लड़की को अपनी बाहों में, वो भी अपने इतने करीब पकड़ा था, जो लोगों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। सब लोग अद्वितीय को ही देख रहे थे, पर अद्वितीय को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी एंजल को पकड़े हुए हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा था। जब वो लोग बाहर आते हैं तभी उन्हें वहां अद्वितीय का ड्राइवर दिखता है, क्योंकि अद्वितीय के कहने पर ही नील ने अद्वितीय के ड्राइवर को फोन करके वहां बुला लिया था ताकि अद्वितीय को ड्राइविंग ना करनी पड़े। अद्वितीय को देखते ही ड्राइवर उसके लिए कार के पीछे का दरवाजा खोलता है तो अद्वितीय नूर को अपनी गोद में लेकर कार के बैक सीट पर बैठता है। नील भी आगे पैसेंजर सीट पर बैठता है और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी में नूर अद्वितीय की गोद में बैठकर उसकी अद्वितीय हाथ में बंधी रोलेक्स वॉच के साथ खेल रही थी और अद्वितीय बस नूर के बालों को सहलाते हुए उसकी हरकतों को देख रहा था। यहाँ तक कि नील भी नूर को ही देख रहा था, पर उसकी आंखों में नूर के लिए कोई बुराई नहीं दिख रही थी। नील तो अद्वितीय की तरह नूर की हरकतों को एडमायर कर रहा था। कुछ देर बाद नूर अब तक सो चुकी थी, तो वही अद्वितीय नूर को देख रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र कार में मौजूद मिरर पर पड़ती है, जिसमें अद्वितीय देख रहा था कि नील के आंखों में इस वक्त आंसू थे। नील को ऐसे देखकर अद्वितीय थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि नील भले ही अद्वितीय के आगे भीगी बिल्ली बनकर रहता था, पर असल में वो खुद एक पावरफुल और बहुत ही निडर लड़का था। अगर मार्क अद्वितीय का लेफ्ट हैंड था तो नील अद्वितीय का राइट हैंड था। इसी वजह से नील कभी भी ऐसे इमोशनल नहीं होता था और अपनी सॉफ्ट साइड किसी को इतनी आसानी से नहीं दिखाता था। आज नील के आंखों में आंसू देखकर अद्वितीय भी थोड़ा चौंक जाता है, तो वो नील की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में नील से पूछता है, अरे यार, अब तुझे क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अद्वितीय के सवाल सुनते ही नील पीछे की तरफ मुड़कर पहले अद्वितीय की गोद में सोई हुई नूर को देखता है और फिर अद्वितीय की तरफ देखकर अपनी उदास सी आवाज में उससे कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो बस एक बात को सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अद्वितीय अपनी एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, ऐसी कौन सी बात है जिसने नील मेहता को रोने पर मजबूर कर दिया? थोड़ा मुझे भी तो बता कि क्या बात है। इस पर नील अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अद्वितीय से कहता है, किस्मत भी क्या चीज होती है ना सर। मेरा मतलब अब आप खुद ही देखिए ना कि उस पागल लड़की मायरा के पास इतनी प्यारी सी बहन थी, पर उस पागल को इसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। और वही दूसरी तरफ मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसी ही प्यारी सी बेबी सिस्टर के लिए तरस जाते हैं। नील की बात सुनकर अद्वितीय भी सोचने लगता है और तभी अद्वितीय के कानों में मायरा की बदतमीजी भरी बातें और अद्वितीय के आंखों के आगे मायरा के दिल में नूर के लिए बढ़ती नफरत का नजारा घूमने लगता है। तभी अद्वितीय मिरर से ही नील की तरफ उसकी आंखों में देखता है और फिर नील से अपनी इमोशनलेस आवाज में कहता है, इतनी सी बात और इसकी वजह से तू रो रहा है गधे। चल ठीक है, आज के बाद तू मेरी बेबी एंजल को अपनी बहन मान सकता है, पर अगर तूने उसे रुलाया ना बेटा तो मैं तुझे उसी वक्त मार दूंगा। अद्वितीय की बात सुनकर नील घबरा जाता है, जिसे देखकर अद्वितीय बिल्कुल थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहता है, मजाक कर रहा हूँ नील, मुझे पता है तू मेरी एंजल को कभी रुलाएगा नहीं या फिर उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तभी तो मैंने तुझे इसके करीब आने दिया ना, वरना किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो मेरी बेबी के करीब भी आए। अब से मैं अपनी एंजल को दुनिया की बुरी नजरों से छिपा कर रखूंगा ताकि उसे कोई भी हार्म ना कर पाए। तभी नील एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक लिए अद्वितीय से कहता है, डोंट वरी सर, मैं अपनी इस क्यूट लिटिल सिस्टर को ना ही खुद कभी कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा और ना ही किसी को पहुंचाने दूंगा। अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और तभी अद्वितीय के फोन पर किसी का फोन आता है। जब अद्वितीय अपना फोन चेक करता है, उस पर युवी का नाम शो होता है, तो अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए फोन उठाता है और कहता है, हाँ बोलो भाई। तभी युवी अपनी सख्त आवाज में अद्वितीय से कहता है, मुझे आयु ने बताया कि आज तू हॉस्पिटल में ही रहने वाला है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तक तूने कुछ खाया या फिर वैसे ही भूखा प्यासा है? तभी अद्वितीय थोड़ी सी डरी हुई आवाज में युवी से कहता है, वो भाई मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उस पर ही हूँ। अद्वितीय की ये बात सुनते ही युवी अद्वितीय को आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता और खुद अद्वितीय पर भड़कते हुए उससे कहता है, व्हाट द ही इज द सैडू।
मैंने और आयु ने तुझे वार्न किया था ना कि अपना खाना स्किप नहीं करना, फिर भी तुझे समझता नहीं है क्या? नहीं, बस कल तू घर आ और फिर देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूँ। बहुत शौक है ना तुझे खाना स्किप करने का। युवी की बातें सुनकर बेचारा अद्वितीय पूरी तरह से डर जाता है और नील ये सब मेरे से देख रहा था। नील को भी पता था कि उसका बॉस जो दुनिया को अपने गुस्से की आग में जलाने की ताकत रखता है और फिर दुनिया जिससे थर थर कांपती है, वो इंसान असल में अपने दोनों भाइयों से कितना डरता है। आज अद्वितीय 29 साल का था, पर आज भी वो युवी और आयु के लिए उनका वही छोटा सा अदू था जो उन्हें डरा सहमा हुआ मिला था। आज अद्वितीय के इतने पावरफुल बनने के पीछे उन दोनों का ही हाथ है, क्योंकि उन दोनों ने ही एक छोटे से डरे सहमे बच्चे को पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। पर अफसोस, उन दोनों ने अद्वितीय को अपने आगे कभी वो नहीं बनने दिया जो अद्वितीय पूरी दुनिया के लिए था। सिर्फ वो दोनों ही थे जिनके आगे आज भी अद्वितीय उतना ही मासूम और उसका दिल उतना ही साफ और प्यारा सा था। युवी की ऐसी धमकियां सुनकर अद्वितीय अपनी डरी हुई आवाज में उससे कहता है, भाई प्लीज ना, आप डांटो मत, आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी भी काम के प्रेशर में अपना फूड स्किप नहीं करूंगा। अभी मैं बस घर ही आ रहा हूं, तो मेरे घर आने के बाद आप जितना चाहें उतना मुझे खिला देना। मैं चुपचाप खा लूंगा, पर अभी डांटो मत ना। अद्वितीय की बात सुनकर युवी अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, मैं ना एक बात तुझे बता रहा हूं अदू कि तुम दोनों, अदू और आयु, भाइयों को संभालते संभालते और तुम दोनों की वजह से ना सच में मैं एक दिन पूरा पागल हो जाऊंगा। एक तू है जिसे अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, और एक तेरे आयु भाई है जो ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। युवी की बात सुनकर अद्वितीय उससे पूछता है, आयु भाई बाहर गए हैं क्या? इस पर युवी अपनी चिड़ी हुई आवाज में अद्वितीय से कहता है, हाँ यार, तुझे पता है ना कि एक यही सबसे गंदी आदत है उस कमीने में जो जाती ही नहीं है। कौन कहेगा कि आयुष बजाज जो उसके कॉलेज की लड़कियों और फीमेल्स प्रोफेसर्स को एक भाव तक नहीं देता, वो असल में एक प्लेबॉय है। मैं ना सच में तंग आ गया हूं इस लड़के को समझा समझा कर। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में युवी से कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, मैं आयु भाई को फोन करता हूं और उन्हें तुरंत घर बुलाता हूं। तभी अद्वितीय सोई हुई नूर की तरफ देख युवी से कहता है, क्योंकि मुझे आप दोनों से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी और वो भी आज ही। तो आप अभी अपना बीपी मत बढ़ाओ, मैं उनको फोन करके देखता हूं। युवी सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर फोन कट कर देता है। तभी अद्वितीय अपने फोन में आयु का नंबर डायल करते हुए कहता है, ये आयु भाई भी ना। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक 5 स्टार होटल रूम में उस रूम का दरवाजा बंद था और उस रूम के अंदर एक लड़का, अभी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, एक लड़की के ऊपर था और उस दोनों की बॉडी जो कि पूरी तरह से नैक थी वो इस वक्त एक बेडशीट से कवर थी। आयु की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और उस लड़की की सिसकियां और चीख अभी पूरे रूम में गूंज रही थी, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि आयु उसके साथ कितना ज्यादा रफ और वाइल्ड हो रहा था। आयु अपने काम में बिजी ही रहता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है, फूके यार, अब कौन है? आयु जब अपना फोन उठा के उस पर अद्वितीय की इद देखता है, तब वो रुक जाता है और उस लड़की के ऊपर से उठकर उसके बाजू में लेट जाता है। तभी आयु अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ अदू। अद्वितीय दूसरी तरफ से ये महसूस कर रहा था कि आयु अभी कितनी बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में आयु से कहता है, भाई अगर आपका हो गया हो तो क्या आप घर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। इस पर आयु कंफ्यूज होते हुए अद्वितीय से पूछता है, घर? तू इस वक्त घर पर है अदू? पर तू तो आज हॉस्पिटल में ही रुकने वाला था ना? तभी अद्वितीय आयु से कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर अभी मैं घर ही आ रहा हूँ और आप भी आइए। अगर आप अभी वहां से नहीं निकले ना भाई तो युवी भाई के हाथों पिटने के लिए रेडी रहना, क्योंकि वो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इस बार मैं भी आपको उनके गुस्से से नहीं बचाऊंगा, समझे? सो इट्स बेटर फॉर यू टू कम बैक होम नाउ। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट करता है और इधर आयु अपना सिर पकड़ता है। तभी वो लड़की आयु के ऊपर आती है और उसके नेक चेस्ट पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए अपनी सेक्सी वॉइस में आयु से कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी? वी जस्ट स्टार्ट इट नाउ, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। तभी आयु उसे अपने ऊपर से नीचे बेड पर धकेलता है और फिर अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, इट्स ओवर एंड वन मोर थिंग, डोंट शो मी योर फेस अगेन, बिकॉज आयुष बजाज नेवर यूज्ड वन थिंग एंड वन गियर अगेन एंड अगेन। इतना कहकर आयु बेड पर से उठता है और फिर खुद को साफ करके अपने कपड़े पहनने के बाद आयु उस लड़की के पास एक नोटों का बंडल फेंकता है और फिर उस लड़की को वही छोड़कर वहां से निकल जाता है। आयु भले ही एक प्लेबॉय था, पर वो कभी भी किसी लड़की के मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था और सबसे पहले वो उस लड़की की एज देखता था। आयु जिनके भी साथ होता था वो आमतौर पर 25 जोड़ ही होती थी और अपनी मर्जी से आयु के साथ इन्वॉल्व होती थी।
आयु एक बहुत बड़ा प्ले बॉय तो था, पर उसने कभी भी उसके कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि फीमेल्स प्रोफेसर्स के साथ कभी भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। वैसे तो उसे लड़कियों से काफी चिढ़ थी, पर वो उन्हें वन नाइट स्टैंड के लिए यूज करता था। आयु हमेशा ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता था, उन्हें मिक्स नहीं होने देता था। शायद इसी वजह से अद्वितीय और युवी को आयु के प्लेबॉय होने से थोड़ी चिढ़ तो थी, पर कभी वो दोनों आयु से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भाई कैसा है। धन्यवाद। एपिसोड 32 नूर अद्वितीय की जान बन चुकी हैं। युवी, आयु और नील की प्रिंसेस। अद्वितीय की कार पैराडाइज के बड़े से गेट के अंदर इंटर होती हैं और फिर मेन गेट के आगे आकर रुकती हैं। जैसे ही कार रुकती है, वैसे ही वहां खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स में से एक गार्ड दौड़ते हुए कार की तरफ आता है और अद्वितीय के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है। तभी अद्वितीय सोती हुई नूर को अपनी गोद में उठाता है और धीरे से गाड़ी से बाहर आता है। इस वक्त वहां जितने भी गार्ड्स मौजूद थे वो जब अद्वितीय की बाहों में एक लड़की को देखते हैं, तभी उन्हें भी एक झटका लगता है। अद्वितीय अपने फेस एक्सप्रेशन को सख्त रखे हुए अंदर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी आयु की कार गेट के अंदर आती है। आयु की कार देखते ही अद्वितीय वहीं रुक जाता है और नील भी उसके साथ ही था। आयु भी अपनी कार को अद्वितीय के कार के पास रोकता है और अद्वितीय को देखकर आयु अपनी कार से बाहर आता है। तभी आयु की नज़र नूर पर पड़ती है। पहले तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, पर जब वो उनके पास आकर नूर के मासूम से चेहरे की तरफ देखता है, तभी उसका दिल पिघल जाता है। आयु भी नील की तरह बहुत एक्साइटेड होते हुए अद्वितीय से पूछता है, अदु ये क्यूट सी लिटिल गर्ल कौन है और तेरे पास क्यों है? पर जो भी हो शी इज डैम क्यूटेस्ट यार। तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई प्लीज धीरे से बोलो यार, ये उठ जाएगी ना, और एक बात, ये मेरी बेबी एंजल है। अद्वितीय की बात सुनकर आयु अद्वितीय के माथे को टच करते हुए उससे कहता है, अदु तू ठीक तो है ना बेबी? मतलब तू एक लड़की को अपना बोल रहा है, उस पर अपना हक जता रहा है। दिस इज मराके। तभी अद्वितीय सोती हुई नूर के चेहरे की तरफ देखता है और फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ आयु से कहता है, भाई शायद इसे ही तो हॉट कनेक्शन कहते हैं ना। बस कुछ ही घंटे हुए हैं मुझे इससे मिले और इतने घंटों में ये मेरी जान बन चुकी हैं। अद्वितीय की बात सुनते ही आयु शॉक्ड हो जाता है और फिर अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हुए अद्वितीय से कहता है, अदु आर यू इन ओवर विद हर? तू सच में इस लड़की से प्यार करता है? अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है। तभी आयु नूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में अद्वितीय से कहता है, पर बच्चे ये बहुत छोटी है ना, एंड वाई शी इज लुकिंग सो वीक। तभी अद्वितीय बिना किसी इमोशन के आयु से कहता है, शी इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड भाई, और रही बात इसके विक दिखने की, तो सच में ये इस वक्त बहुत ज्यादा विक है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अंदर युवी भाई भी हमारा वेट कर रहे होंगे। अद्वितीय की बातों से सहमत होते हुए आयु और नील अद्वितीय के पीछे पीछे अंदर आते हैं। पैराडाइज घर में इस वक्त युवी हॉल में बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था कि तभी वो लोग अंदर आते हैं। जैसे ही अद्वितीय की नज़र युवी पर पड़ती है, वो कहता है, भाई। अद्वितीय की आवाज़ सुनते ही युवी अपने लैपटॉप से अपनी नज़रों को हटाते हुए दरवाजे की तरफ देखता है जहां से वो लोग अंदर आए हुए थे। युवी की नज़र नूर पर नहीं पड़ती, पर उससे पहले ही युवी आयु की तरफ देखता है, जो अभी वहां किसी भीगी बिल्ली की तरह डरा सहमासा खड़ा होता है। आयु को देखते ही युवी का पारा चढ़ जाता है और वो अपने लैपटॉप को सोफे पर रखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। युवी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर आयु पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर अद्वितीय बहुत धीरे से नील से कहता है, लगता है आज हमारे प्रोफेसर साहब की हड्डियां टूटने वाली है। बेचारे आयु भाई गए काम से, अभी युवी भाई नहीं छोड़ने वाले उन्हें। नील भी अद्वितीय की बातों से सहमत होते हुए अपनी हामी भरता है। तभी युवी अपनी गुस्से भरी आवाज में आयु पर चिल्लाता है, अगर तू अब और एक कदम पीछे गया ना आयु, तो अदु की कसम मैं तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। सो इट्स बेटर फॉर यू टू स्टैंड ऑन योर पीएस विदाउट मूविंग। युवी को इतने गुस्से में देखकर अब तो अद्वितीय और नील के भी पसीने छूट रहे थे, तो वही आयु की बुरी हालत हो रही थी। तभी युवी अपने दांतों को पिसते हुए आयु से कहता है, कितनी बार वार्न किया है मैंने तुझे, पर तेरे दिमाग में एक छोटी सी बात नहीं घुसती क्या? नहीं, आज तू मुझे एक बात साफ साफ बता कि तू अपनी ये गंदी आदत कब छोड़ेगा? छोड़ेगा भी या फिर पूरी लाइफ ऐसे ही रोज नई नई लड़कियों के साथ सोता रहेगा? तुझे सच में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या आयु? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इससे तेरा करियर, तेरी इमेज सब कुछ खराब हो जाएगा ना बेबी। तू क्यों नहीं सुनता? इफ यू हैव सो म्यू एपिसोड नीड एंड कांट कंट्रोल देम, सो गो एंड फाइंड अ गिर ऑन वाई वन गिर जो तेरे साथ रहकर तेरा उम्र भर साथ देगी। इन सब से कुछ नहीं होता आयु, बस तेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी बेबी। इसीलिए समझा रहा हूं ना मैं कि अभी भी वक्त है, संभल जा वरना आगे कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा।
युवी की बात सुनकर अद्वितीय और नील के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, तो वही आयु झट से युवी को हक करता है। युवी भी आयु को अपने सीने से लगाता है कि उनकी युवी के लिए तो अद्वितीय और आयु दोनों ही उसके छोटे से बच्चे थे, जिन्हें आज भी उनके भाई की जरूरत होती थी। तभी आयु युवी से अलग होते हुए युवी से कहता है, आई एम सॉरी भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इन सब से दूर रहने की। आप प्लीज कभी मुझसे गुस्सा मत होना और कभी अपना मुंह नहीं फेरना। आपको पता है ना कि मैं आपके और अदू के बिना कुछ भी नहीं हूं और ना ही मैं आप दोनों के बिना रह सकता हूं। आयु की बात सुनकर अद्वितीय और युवी स्माइल करते हैं, पर तभी नूर अद्वितीय की बाहों में कसमसाने लगती है। जैसे ही अद्वितीय की नज़र नूर पर पड़ती है, वो नूर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे अपने सीने से लगाता है और फिर नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, शुश, सो जाए बेबी एंजल, कुछ नहीं है, आई एम हियर विद योर ना बेबी। अद्वितीय नूर को सुलाने के लिए वहीं पर थोड़ा इधर से उधर चलने लगता है और साथ में नूर के कानों में अपनी स्वीट वॉइस में कुछ प्यारा सा बोलने लगता है। कुछ 10 मिनट बाद जब अद्वितीय को इस बात का यकीन हो जाता है कि नूर अभी अपनी गहरी नींद में सो चुकी है, तभी अद्वितीय भी एक चैन की सांस लेता है। तभी वो नूर के माथे पर किस करते हुए कहता है, सो गया ये क्यूटी पाई। तभी युवी अद्वितीय के पास आते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे कहता है, अदूजा बच्ची को ऊपर तेरे रूम में सुला दे, उसके बाद हम बात करते हैं। अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर को लेकर ऊपर उसके रूम की तरफ चला जाता है। अद्वितीय के रूम में अद्वितीय नूर को लेकर अंदर आता है और जब वो नूर को सुलाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इसे नॉर्मल पोजीशन ऑन हर बैक में नहीं सुला सकता। अभी भी बच्ची के बैक पर लगे हुए वाउंड्स डिप है, ऐसे में और ज्यादा पेन होगा एंजल को। तभी अद्वितीय नूर को उसके पेट के बल सुलाता है, पर नूर का आधा वेट अद्वितीय के एक हाथ पर था। तभी अद्वितीय एक बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट सी पिल्लो को नूर के पेट के नीचे रख देता है और फिर बहुत धीरे से अपना हाथ हटाते हुए उसे उस पिल्लो के सहारे सुला देता है। अद्वितीय नूर के आजू बाजू बहुत सारे पिल्लोज रख देता है ताकि नूर नीचे जमीन पर गिरे नहीं। तभी अद्वितीय पीछे से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप आराम से सोइए एंजल, अदू अभी फटाफट वापस आ जाएंगे। अद्वितीय नूर की कमर तक की बॉडी को एक सॉफ्ट बेडशीट से कवर करता है और फिर रूम का दरवाजा बंद करते हुए नीचे चला जाता है। नीचे वो तीनों अद्वितीय का वेट कर रहे थे और अद्वितीय को देखते ही युवी अद्वितीय से पूछता है, अदू सुला दिया उसे? इस पर अद्वितीय युवी के पास बैठते हुए उससे कहता है, जी भाई, वो मुझे आपको कुछ बताना था। वो असल में अद्वितीय युवी और आयु को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ बताता है और वो सब कुछ सुनने के बाद दोनों भाइयों को एक गहरा सदमा सा लगता है। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए ब्लैंक होकर उससे कहता है, ओ गॉड यार, बच्ची है वो और उसके साथ वो सब कुछ, दिस इज रॉन्ग। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी काफी ज्यादा रफ और वाइल्ड होता हूँ, और जब वो इतनी बड़ी और मैच्योर लड़कियां मुझे नहीं झेल पाती तो उस छोटी सी जान की क्या हालत हो गई होगी। मैं कभी भी किसी लड़की के कॉन्सेंट के बिना उनके साथ फिजिकल नहीं होता, बट उस लिटिल डॉल के साथ तो रेप फूकिंग ही। इस वक्त जितना गुस्सा आयु था उतना युवी भी था और दोनों ही उस बच्ची के लिए चिंतित भी थे। तभी अद्वितीय अपने इमोशनलेस फेस के साथ चिंता भरी आवाज में उन दोनों से कहता है, मुझे ना डाउट है कि कहीं इतनी ज्यादा हार्डनेस की वजह से बच्ची को कोई इंटरनल इंजरीज ना हुई हो और तभी वो रो भी रही थी। उसने मुझे बताया कि शी इज हैविंग पेन बिटवीन हर ईजीएस मींस हर वजाइना। ऐसे में शी नीड्स मेडिकल हीपी, अदरवाइज इट मे बी कॉज ऑफ इन्फेक्शन। तभी युवी अपनी कंसर्न भरी आवाज में अद्वितीय से पूछता है, तो तूने क्या सोचा है अदू? तुझे हमसे ज्यादा पता है व्हेन इट कम्स टू हेयर थर्न डिजीज। तो तेरी डॉक्टर इंस्टिंक्ट क्या कहती हैं एंड व्हाट शो डी वी डू नाउ? इस पर अद्वितीय अपने फेस को अपने दोनों हाथों से रब करते हुए युवी से कहता है, हर प्रॉपर एपिसोड एक अप। मैं कल बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और फिर बच्ची का चेकअप होने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि सच में कोई डैमेज है या नहीं। भाई, अब से बेबी एंजल यही रहेगी हमारे साथ, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उसके यहाँ रहने से? तभी युवी हल्के से अद्वितीय के सिर पर एक चपत लगाते हुए उससे कहता है, पागल है क्या तू, और उस क्यूट सी प्रिंसेस के यहाँ रहने से मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? तभी युवी आयु की तरफ देखकर उससे पूछता है, आयु तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर वो बच्ची हमारे साथ रहेगी तो? तभी आयु भी अपना सिर ना में हिलाता है, जिसे देखकर युवी अद्वितीय से कहता है, देख अब तो आयु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कितना मजा आएगा ना जब हमारे घर में एक क्यूट सी बेबी गर्ल होगी। मैं तो उसे बहुत बहुत ज्यादा पैम्पर करूंगा, तुम दोनों गधों को पैम्पर करते करते मैं थक चुका हूं। अब मैं उस क्यूटी पाई को अपना सारा लाड़ प्यार दूंगा। तभी आयु किसी बच्चे की तरह अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में उनसे कहता है, मैं भी डॉट शी वाई बी माई क्यूट रैबिट, और वो दिखती भी तो वैसे ही है,
बिल्कुल एक प्यारी सी छोटू खरगोश की तरह है। मैं भी उसे बहुत सारा प्यार दूंगा और हम ना उसे एक प्रिंसेस की तरह रखेंगे, क्यों भाई? तभी युवी हंसते हुए आयु से कहता है, हाँ हाँ मेरी जान, शी वाई बी अवर प्रिंसेस फ्रॉम नाउ। तभी नील अपना बुरा सा मुंह बनाते हुए उनसे कहता है, अरे मैं भी तो हूं ना, आप लोग मुझे भूल गए क्या? तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ उन तीनों से कहता है, वो आप तीनों की प्रिंसेस है, पर मेरे लिए अब से वो मेरी लाइफ है, मेरा दिल है। वो अद्वितीय की नूर, उसकी बेबी एंजल है एंड आई ओवर हर, यस आई ओवर हर मोर देन माई ओन लाइफ। धन्यवाद। एपिसोड 33 नूर को आए सीजर अटैक्स। नूर को सब कुछ याद आ गया। उन तीनों युवी, आयु और नील को इतना एक्साइटेड देखकर अद्वितीय अपने दिल से खुश होते हुए अपने मन में सोचने लगता है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी नाउ। यहाँ मेरे दोनों भाई मेरी एंजल को अपने दिल से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी अभी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि ये लोग मिलकर मेरे बेबी को पूरा बिगाड़ देंगे, पर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद ये चाहता हूँ कि उसे इतना प्यार मिले जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस बच्ची के पास उसके अपने होने के बाद भी वो मासूम सी जान अपनों के प्यार के लिए तरसी हैं, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ उसे इतना प्यार मिलेगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। अद्वितीय अपनी दुनिया में ही खोया हुआ होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है, पर वो उस फीलिंग को इग्नोर करता है। तभी कुछ 2-3 मिनट बाद आयु की नज़र अद्वितीय पर पड़ती है, जो अभी वहां उसके आगे बैठा था। तभी आयु अद्वितीय के माथे पर पसीना देखता है और ये देखते ही उसे चिंता होती है। आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, अदु क्या हुआ बेबी? तू इतने एक रूम में इतना पसीना पसीना क्यों हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? आयु की बात सुनकर युवी और नील भी अद्वितीय की तरफ देखते हैं और वो दोनों भी परेशान होते हैं। तभी अद्वितीय अपने माथे का पसीना साफ करते हुए आयु और साथ में उन दोनों से कहता है, पता नहीं भाई, मुझे अचानक से बहुत घबराहट हो रही है। दिल बहुत घबरा रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बुरा हो रहा है। अद्वितीय की बात सुनते ही युवी अद्वितीय से कहता है, नहीं सब ठीक है अदु। वो तू ज्यादा ही सोच रहा है, तो शायद उसी वजह से तुझे घबराहट हो रही होगी। आयु और नील भी युवी की बातों से सहमत होते हैं, पर अद्वितीय का दिल नहीं मानता और वो उनसे कहता है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी वो ब्लैंक होकर कहता है, एंजल। इतना कहकर अद्वितीय वहां से उठता है और भागते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ जाता है। अद्वितीय को ऐसे भागता हुआ देखकर वो तीनों भी उसके पीछे भागते हैं। जैसे ही अद्वितीय अपने रूम का दरवाजा खोलकर वही दरवाजे से अंदर बेड की तरफ देखता है, तभी उसके आंखों के आगे जो नजारा था उसे देखते ही अद्वितीय की सांसें थम जाती हैं। अद्वितीय के पीछे वो तीनों भी आते हैं और वो नजारा देखकर उन्हें भी गहरा सदमा लगता है। वो देखते हैं कि कैसे नूर को सीजर अटैक्स मिर्गी आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी झटके मार रही थी। ये अटैक्स नूर को उस ड्रग की वजह से आ रहे थे जिससे उस बच्ची का दिमाग बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हो गया था। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय सांस लेना भूल जाता है और उसके पैर वही जम जाते हैं। तभी युवी अद्वितीय के कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपनी डरी हुई आवाज में उससे कहता है, अदु तू यहाँ खड़ा क्यों है? देखना प्रिंसेस को सीजर अटैक्स आ रहे हैं। देख कैसे तड़प रही है बच्ची, कुछ करना। अद्वितीय सब कुछ भूलकर नूर की तरफ भागता है और देखता है कि नूर को बहुत ही ज्यादा इंटेंस अटैक्स आ रहे थे और उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी। अद्वितीय के पीछे वो तीनों भी आते हैं। तभी नूर की ऐसी इतनी बुरी हालत देखकर आयु अपनी नम आंखों से अद्वितीय से कहता है, अदु कुछ करना, देख रैबिट की हालत बिगड़ रही है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के उनसे कहता है, आई नीड टू स्टॉप हर सीजर्स फर्स्ट। वो लोग बस अपना सिर हिलाते हैं और तभी अद्वितीय नूर के पास बेड के ऊपर आता है। सबसे पहले अद्वितीय नूर को एक राइट साइड पर सुलाता है और उसके लेफ्ट लेग को आगे की तरफ बेंड करता है और फिर नूर के लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ से उसके राइट चीक पर रखता है। उस पोजीशन में कुछ ही देर में नूर के सीजर्स तो रुक जाते हैं, पर नूर सांस लेने के लिए झटपटाने लगती हैं। नूर को ऐसे देखकर वो चारों पैनिक होते हैं। तभी अद्वितीय उन तीनों की तरफ देखते हुए अपनी डरी हुई आवाज में उनसे कहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर था ना घर में, वो लेकर आओ, बेबी को ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तभी युवी ब्लैंक होते हुए अद्वितीय को बताता है, अदु वो सिलेंडर तो मैंने सर्वेंट्स क्वार्टर में दिया था पिछले महीने, अभी हमारे पास कोई भी सिलेंडर नहीं है। युवी की बात सुनकर अद्वितीय अपने चेहरे को रब करता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, गॉड अगर ऐसे ही रहा तो। नहीं नहीं, मैं मेरी एंजल को कुछ नहीं होने दूंगा।
तभी अद्वितीय नूर की बॉडी को ऊपर की तरफ उठाता है और नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, एंजल मुझे पता है आप मेरी बात सुन सकते हो, तो प्लीज सांस लेने की कोशिश करिए, स्मॉन बेबी। अद्वितीय नूर को समझा तो रहा था, पर एक सेकंड के साथ नूर की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी, जिसे देखकर उन तीनों युवी, आयु और नील की आंखों से अभी आंसू भी बहने लगे थे। अद्वितीय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो नूर को बेड पर सुलाता है और नूर के हाथ की कलाई पकड़कर उसकी पल्स चेक करता है, जो अभी तेजी से ड्रॉप हो रही थी। नूर लंबी लंबी सांसें भी ले रही थी और अभी उसे बुखार भी था। अद्वितीय एक बार नूर के माथे पर किस करता है और फिर अपने रूम से बाहर भागता है। 1 मिनट बाद अद्वितीय वापस से रूम में आता है और इस वक्त उसके हाथ में एक पैकेट था। अद्वितीय उस पैकेट को बेड पर खाली कर देता है, जिसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं। तभी अद्वितीय उन इंजेक्शंस को फिल करते हुए युवी से कहता है, भाई प्लीज आप बेबी को टर्न करो, मुझे उसे ये इंजेक्शंस देने होंगे। अद्वितीय की बात सुनकर युवी जल्दी से बेड के पास आता है और फिर बहुत धीरे से नूर को उसके पेट के बल सुलाता है। जैसे ही युवी नूर को टर्न करता है, तभी आयु सबसे पहले उस मासूम बच्ची की तरफ देखता है और फिर अद्वितीय की तरफ देखकर उससे कहता है, अदु तू रैबिट को चेक कर ले, हम तब तक बाहर ही वेट करते हैं। अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और वो तीनों वहां से बाहर चले जाते हैं और युवी बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर रूम में अद्वितीय 2 इंजेक्शंस रेडी करके रखता है और फिर बहुत धीरे से नूर का शॉट नीचे करता है और कुछ ही सेकंड्स में अद्वितीय उसे वो दोनों इंजेक्शंस लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद अद्वितीय उस जगह को धीरे से रब करता है और नूर के सिर पर किस करते हुए उससे कहता है, आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाओगे बेबी एंजल। अदू है ना आपके पास, वो बहुत जल्दी आपको ठीक कर देंगे। इंजेक्शन की वजह से नूर की हालत पहले से काफी बेहतर थी, तो अद्वितीय नूर को वैसे ही रहने देता है और फिर उसको एक बेडशीट से कवर करते हुए अपने रूम का दरवाजा खोलता है। वो तीनों बाहर ही खड़े थे और जब वो लोग अद्वितीय को देखते हैं, तब युवी अपनी डरी हुई आवाज में अद्वितीय से पूछता है, अदू प्रिंसेस कैसी है और उसे ऐसे सीजर्स क्यों आ रहे थे। तभी अद्वितीय अपने इमोशनलेस एक्सप्रेशन और प्लेन आवाज के साथ युवी से कहता है, उसे सीजर्स उस हैवी ड्रग की वजह से आए हैं भाई। आज उसकी हालत सच में बिगड़ चुकी थी और ये आगे भी हो सकता है। जो ड्रग मेरी एंजल को दिया गया है वो कोई साधारण सा नहीं है, उसके इफेक्ट से उस मासूम ने अपनी मेमोरी खो दी, तो थोड़ा आप ही सोचिए ना कि वो कितना हार्मफुल हो सकता है। अभी उसे 24 गुना 7 देखभाल की जरूरत है और ऐसे में हम उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी आयु अद्वितीय के कंधे को रब करते हुए उससे कहता है, तू परेशान मत हो अदू, हम हैं ना, हम सब मिलकर रखेंगे ना रैबिट का ध्यान, और देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आखिर ये डॉक्टर अद्वितीय वीर सिंह कब काम आएंगे। तूने मेडिकल की इतनी स्टडी की है तो क्या तू उसे ऐसे ही वेस्ट करेगा। ये सही वक्त है अपने इतने पढ़े लिखे इतने बड़े डॉक्टर होने का फायदा उठा और बचा अपने बेबी एंजल को। क्योंकि जो तू कर सकता है ना अदू, वो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा, याद रख। आयु की बातों से सहमत होते हुए युवी भी अद्वितीय से कहता है, हाँ अदू, आयु बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अब तुझे ही कुछ करके इस बच्ची को पहले की तरह बिल्कुल ठीक करना होगा। अदू क्या कोई मतलब 0% भी चांसेस नहीं है प्रिंसेस की मेमोरी बैक लाने के। तभी अद्वितीय पूरा ब्लैंक होते हुए युवी को बताता है, वी हैव ऑन वाई 30% एपिसोड आंसर्स भाई, पर उसमें भी पूरे 70% का रिस्क है एंजल की जान को। कुछ भी हो सकता है भाई, और मैं अब किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर मेरी कोशिशों को कामयाब बनाना ये भगवान के हाथ में है, मेरे नहीं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, पर हूं तो एक साधारण इंसान ही ना, और इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, पर भगवान चमत्कार करते हैं। मैं भगवान से बस यही प्रे करूंगा कि अब वो ही कुछ चमत्कार करे और मेरी एंजल को पूरी तरह से ठीक कर दे। वो तीनों भी अपना सिर हिलाते हैं और फिर वही अद्वितीय के रूम में ही बैठ जाते हैं। अद्वितीय नूर के पास आकर बैठता है और उसके बालों को पीछे से सहलाकर किस करता है। कुछ 2 घंटों बाद नूर बहुत ही धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और देखती है कि वो अपने पेट पर सोई हुई थी। तभी उसकी नजर वहां पर बैठे अद्वितीय पर पड़ती है, जिसकी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। नूर तभी इधर उधर देखने लगती हैं तो उसे वो तीनों भी सोफे पर बैठे बैठे सोए हुए दिखते हैं। तभी नूर फिर से अद्वितीय के चेहरे की तरफ देखती हैं, जिस पर अभी सूखे आंसुओं के निशान दिख रहे थे। वो देखते ही नूर को ये तो समझ में आता है कि अद्वितीय रोया था। अद्वितीय ने नूर का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से नूर की आंखों में आंसू आते हैं और वो अद्वितीय के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है, मैं क्या इतनी गंदी बच्ची हूं कि अंश सर ने नूर के साथ वो सब किया। मेरे को अभी भी बहुत दुख रहा है, पर उन्होंने मेरे साथ वैसा क्यों किया। मैं अब कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी, वो बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे। उन्होंने नूर को बेल्ट से भी मारा था और फिर वो सब गंदा भी किया।
सबको लग रहा है कि नूर को कुछ भी याद नहीं है, पर जब मैं सोई थी तब मुझे सिर में बहुत जोर से पेन हुआ और सब धुंधला सा दिखने लगा था। नूर को किसी के चेहरे नहीं दिखे, पर अभी थोड़ी देर पहले वो सब कुछ दिखने लगा और चेहरे भी दिखे। मुझे पता है ये अद्वितीय अदू है और इन्होंने मुझे यहाँ लाया, पर क्या ये भी अंश सर की तरह मुझे पनिश करेंगे और क्या मैं इन्हें बता दूं कि नूर को सब कुछ याद आ गया है कि अंश सर कितने बुरे हैं और उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा बुरा किया है। धन्यवाद। एपिसोड 34 नूर के बिग बी भैयू और भाई। अब से अदू नूर के लिए उसके मम्मा पापा जैसे हैं। राठौर विला। इस वक्त रागिनी हॉल में इधर से उधर घूम रही थी तो वही आर्यन अपने लॉयर से बात कर रहा था। तभी रागिनी आर्यन से कहती है, हमने उस लड़की को जिंदा क्यों छोड़ा? अगर उसे भी तभी मार देते जब अंश ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक नंबर की मनहूस है वो हमारे लिए। तभी आर्यन रागिनी के पास आते हुए उससे कहता है, शांत हो जाओ रागिनी, और रही बात उस लड़की की तो चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द उसे उसके प्यारे मम्मा पापा के पास भेज दूंगा, पर अभी के लिए हमें अंश को बाहर निकालना है। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, सुबह होते ही हम अंश को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। रागिनी बस अपना सिर हिलाती है और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वही पैराडाइज अद्वितीय के रूम में नूर अभी भी अपने मन में सोचती है, नूर को अंश सर ने हमेशा पनिश किया, पर मेरी दिदू ने कभी मुझे सेव नहीं किया, क्यों? वो तो नूर की दिदू थी ना, तो फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं बचाया। सब गंदे हैं, सब। नूर सबसे नफरत करती हैं और नूर अभी किसी के पास नहीं जाएगी। बेचारी बच्ची, उसके आंखों के आगे वो नज़ारा घूमने लगता है जो उसके साथ इन 12 सालों में हुआ था। ना चाहते हुए भी नूर की सिसकियां निकलने लगती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती हैं। नूर के रोने की आवाज़ सुनते ही अद्वितीय झट से उठ जाता है और उसके साथ साथ वो तीनों भी उठते हैं। तभी उनकी नज़र नूर पर पड़ती है जो इस वक्त बेड पर बैठे जोरों से रो रही थी। जैसे ही वो नूर को रोता हुआ देखते हैं, अद्वितीय नूर के करीब आता है और वो तीनों भी नूर के पास आते हैं। नूर को इतना रोते हुए देखकर अद्वितीय नूर को अपनी गोद में बिठाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। नूर भी अद्वितीय के सीने में अपने चेहरे को छिपाकर रोने लगती है और रोते हुए नूर अपने दोनों हाथों में अद्वितीय के शर्ट को पकड़ लेती है। नूर ने अद्वितीय के शर्ट को इतना कसके पकड़ा हुआ था जैसे अद्वितीय उससे कहीं दूर चला जाएगा। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाता है कि उनकी नूर की पीठ पर जख्म होने की वजह से वो उसकी बैक रब नहीं कर सकता था। अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उसके बालों पर किस करता है और फिर अपनी चिंता भरी आवाज में नूर से पूछता है, बेबी एंजल क्या हुआ? आपने कोई बैड ड्रीम देखा बेबी? बताइए अदू को। तभी नूर सुबकते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है, पर तब तक नूर का पूरा चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे में खून जमा हुआ है। नूर पहले से ही बहुत ज्यादा गोरी थी और इसी वजह से उसके थोड़े से रोने से भी उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता था। नूर के इतने ज्यादा लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए अद्वितीय नूर से कहता है, एंजल कब से रो रहे हो आप? देखिए आपका फेस कितना ज्यादा रेड हो चुका है बेटा, आई थिंक आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो इसी वजह से जल्दी इफेक्ट दिखते हैं। शुश, बस अभी रोना बंद करिए और बताइए अदू को कि क्यों इतना रो रहे हो आप। तभी नूर सुबकते हुए अद्वितीय की तरफ देखकर उससे कहती है, मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ क्या अदू, जो अंश सर ने नूर के साथ वो गंदा किया? नूर की बात सुनकर अद्वितीय और बाकी सब थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तभी अद्वितीय के दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है। तभी अद्वितीय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मतलब आपको वो सब कुछ याद? तभी नूर अद्वितीय की बात को काटते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ नूर को सब कुछ याद आ गया कि उन लोगों ने मुझे कैसे कैसे पनिश किया। बहुत बुरे हैं, सब बहुत बुरे हैं, पर सबसे ज्यादा बुरे तो अंश सर और दिदू है। उन्होंने हमेशा नूर को परेशान किया, मुझे बहुत बड़ी और डरावनी सजा भी दी। आपको पता है उससे मुझे बहुत दर्द होता था, पर मैंने कभी भी किसी से उनकी शिकायत नहीं की कि उनकी नूर तो मम्मा की ब्रेव बेबी है। पर उस दिन अंश सर ने नूर के साथ सब गंदा गंदा किया और उससे नूर को बहुत पेन भी हो रहा था, पर उन्होंने नहीं सुना। अब नूर कभी उनके पास नहीं जाएगी, उनसे बात नहीं करेगी। गंदे है वो। नूर की इतनी दर्द भरी बातें सुनकर उन चारों के आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी अद्वितीय झट से अपने आंसू पोंछ लेता है और फिर नूर के रुई से भी नर्म गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, अब आपको उनके पास जाने की कोई जरूरत भी नहीं है एंजल, और ना ही अदू आपको उनके पास भेजेंगे। आप मेरी बेबी एंजल हो और अभी आप मेरे साथ यही रहोगे, अब से ये आपकी फैमिली है बेबी। आई एम सो हैप्पी कि आपको सब कुछ याद आ गया, पर आप अदू से एक प्रॉमिस करिए कि अभी आप वो सब फिर से सोच सोच कर अपने दिमाग पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं दोगे, और अगर आपके सिर में एक हल्का सा भी पेन हुआ तो आप झट से अदू को बताओगे, प्रॉमिस करिए बेबी एंजल। तभी नूर अदू की तरफ देखती है और फिर अपनी पलकों को झपकाते हुए अद्वितीय से कहती है, प्रॉमिस।
तभी अद्वित्य एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर को हक करते हुए उससे कहता है, दैट्स लाइक एडूज गुड बस एपिसोड ए। तभी नूर की नज़र उन तीनों पर पड़ती है जो सिर्फ उसे ही उनकी चमकती हुई आंखों से देख रहे थे। तभी नूर अद्वित्य के ब्रॉड चेस्ट में अपनी छोटी सी उंगली को पोक करते हुए अद्वित्य से पूछती है, अदू ये 3 बिग बॉयज कौन है? नूर तो इनको नहीं जानती। तभी अद्वित्य धीरे से नूर को अपनी गोद में आगे उनके की तरफ मुंह करके बिठाता है, पर वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वो नूर की पीठ को टच ना करे जिससे उस बच्ची को फिर से तकलीफ होगी। तभी अद्वित्य पीछे से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप इन्हें नहीं जानते क्योंकि आप इन तीनों से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना बेबी। पर कोई बात नहीं अदू, अभी आपका इन तीनों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो आप भी इन्हें जानने लगोगे हम। नूर उन तीनों की तरफ देखते हुए बस अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वित्य युवी की तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, हाँ तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है अदू के सबसे बड़े भाई युवराज भाई, जिन्हें हम सब युवी भाई बुलाते हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, ये ना अदू के लिए उनके मम्मा पापा दोनों है, तो अदू कभी भी इनकी कोई बात नहीं टालते। पर ये ना कभी कभी आपके अदू को बहुत डांटते भी है और कभी कभी तो मारते भी हैं। अद्वित्य की बात सुनकर नूर पहले डर जाती हैं, पर फिर उसके दिमाग में नूपुर की एक बात आती है। तभी नूर अद्वित्य के हाथ जो इस वक्त नूर के पेट पर था पर अपना हाथ रखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में उससे कहती है, आपको पता है अदू, एक बार ना मम्मा ने नूर को कुछ बताया था जब नूर छोटू थी तभी। पर आज भी उनकी बात मेरे को याद है। मम्मा ने नूर से कहा था कि कभी भी मम्मा पापा उनके बेबिज के लिए बैड नहीं सोचते क्योंकि वो तो अपने बेबिज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना। और आपने अभी तो कहा कि ये युवी आपके मम्मा पापा दोनों है, तो इसका मतलब ये भी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप ना इनसे गुस्सा नहीं होना। हाँ। नूर की इतनी प्यारी और दिल को छू जाने वाली बात सुनकर उन सब के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तभी युवी नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला प्रिंसेस, बट ये बात आपके अदू के समझ में नहीं आती ना, इसीलिए तो मुझे उन्हें डांटना पड़ता है ना। पर मैं उनकी तरह आपको कभी भी नहीं डांटूंगा। अब से आपके अदू की तरह मैं भी आपका भाई हूँ। तभी आयु युवी की बात को काटते हुए नूर से कहता है, और हम आयु और नील भी आपके भाई है रैबिट। आयु के मुंह से रैबिट सुनते ही नूर अपनी चमकती हुई आंखों से आयु से पूछती है, कहाँ है रैबिट? नूर को भी देखना है, आप बुलाओ उसे। नूर की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर अद्वित्य पीछे से नूर के फूले हुए गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरा इनोसेंट बच्चा, उन्होंने आपको ही रैबिट बोला है बेटा। उन्होंने आपको ये क्यूट सा निकनेम दिया है क्योंकि आप भी तो रैबिट की तरह बहुत छोटू से हो ना। तभी नूर अपने होठों को बड़े से ओ के शेप में बनाती हैं। तभी नूर अद्वित्य से पूछती है, क्या ये दोनों भी आपके भाई है अदू? इस पर आयु नूर के फुले हुए गालों को बहुत धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, हाँ रैबिट, मैं भी आपके अदू का बिग ब्रदर हूँ और मेरा नाम आयुष है, पर सब मुझे आयु बुलाते हैं। ये नील है और ये आपके अदू के फ्रेंड है, तो युवी भाई की तरह हम दोनों भी आपके भाई हुए ना। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए आयु से कहती है, यस। नूर आपको भैयू बोलेगी तो चलेगा ना? आयु सिर्फ अपना सिर हिलाता है। तभी नूर युवी की तरफ देखकर उससे कहती है, आप सबसे बड़े हो तो नूर आपको बिग ब्रदर बोलेगी और आपको नील भाई, चलेगा ना? तभी वो तीनों एक साथ नूर से कहते हैं, दौड़ेगा प्रिंसेस रैबिट क्यूटी पाई। तभी अचानक नूर के नीली नीली आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर वो चारों लड़के घबरा जाते हैं। तभी आयु नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ रैबिट, आप रो क्यों रहे हो? तभी नूर रोते हुए आयु से कहती है, नूर को उसके मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है भैयू। अगर आज मेरे पास मम्मा पापा होते तो वो उनके बेबी को प्रोटेक्ट करके रखते और फिर कोई भी नूर को पनिश नहीं करता। नूर को उसके मम्मा पापा चाहिए। बेचारी छोटी सी बच्ची अपने मम्मा पापा को याद करते ही रो देती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर अद्वित्य झट से नूर को अपनी एक थाई पर बिठाता है और फिर नूर का सिर अपने सीने पर रखकर उसे हक करता है। तभी अद्वित्य नूर के माथे पर एक डिप किस करते हुए उससे कहता है, शुश स्वीट हार्ट, ऐसे नहीं रोते ना, और आप तो उनके ब्रेव बेबी हो और बहादुर बच्चे नहीं रोते। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ तो उसे आप ध्यान से सुनिए। हम नूर उसी पोजीशन में अपना सिर हिलाती है और तभी अद्वित्य उससे कहता है, बेबी आपकी तरह हम तीनों के भी मम्मा पापा नहीं है, पर फिर भी देखिए हम कितने स्ट्रांग है। भले ही हमारे पास हमारे पेरेंट्स नहीं है, पर युवी भाई ने कभी भी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो हमारे लिए हमारे सब कुछ है। मैं जानता हूँ बेबी के एक बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले पाता, पर भाई ने हमारे दिल में उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई है। मैं आपकी लाइफ में आपके मम्मा पापा की कमी शायद कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, पर आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ बेबी कि आज से मैं आपके लिए आपके मम्मा पापा की तरह वो हर एक चीज करूंगा जो शायद वो दोनों आपके लिए करते।
मैं आपकी लाइफ में कभी उनकी जगह तो नहीं लूंगा, पर हाँ आपको माँ बाप का प्यार देने की जरूर कोशिश करूंगा जिसके लिए आप तरसते आए हो। बेबी, जरूरी नहीं होता कि हमारे सारे रिश्ते खून के ही हो, कभी कभी हमारे दिल से बनाए हुए रिश्ते भी खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा स्पेशल और स्ट्रांग होते हैं। अब से आप मुझे वो सब कुछ बता सकते हो जो आप अपने मम्मा पापा को बताते अगर वो आज आपके पास होते। तो बोलिए अदू की लाइफ, क्या आप मुझे ये एक छोटा सा मौका दोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे बेबी कि मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। तभी नूर सुबकते हुए कुछ देर के लिए अद्वितीय के चेहरे की तरफ देखती है। वो तीनों अद्वितीय की तरफ देख रहे थे तो वही अद्वितीय बस इसी आस से नूर की तरफ देख रहा था कि नूर उसे एक चांस दे दे ताकि वो नूर को पूरे हक से वो सारी खुशियां और प्यार दे सके जिसके लिए वो बच्ची पिछले 12 सालों से तरस रही है। धन्यवाद। एपिसोड 35, अद्वितीय की नूर को मेडिसिन खिलाने की ट्रिक। नूर का ट्रॉमा और अद्वितीय का डर। नूर अद्वितीय की आंखों में देखते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में उससे पूछती है, आप नूर को कभी पनिश तो नहीं करोगे ना, जैसे अंश सर करते थे? तभी अद्वितीय नूर को अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी, मैं कभी भी आपको हर्ट करने के बारे में अपने बुरे से बुरे सपने में भी सोच नहीं सकता। मैं ना ही कभी जानबूझकर आपको हर्ट करूंगा और ना ही किसी मजबूरी में आकर। मेरे लिए आप मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी हो और हमेशा रहोगे। मेरी तरफ से कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी एंजल। अगर आपको कोई डाउट है या आप रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तभी नूर अद्वितीय के शर्ट को अपने एक मुट्ठी में पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं, आज के बाद नूर आपको उसके सभी सीक्रेट्स बताएगी जैसे मम्मा पापा को बताना था। आप हमेशा नूर के साथ रहोगे ना? तभी अद्वितीय एक बड़ी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, हाँ अदू की जान, अब से अदू हमेशा उनके छोटू बेबी के साथ रहेंगे, ओके? नूर अपना सिर हाँ में हिलाती है, पर तभी अचानक से उसे उसके लोअर बॉडी पार्ट में पेन होता है। दर्द की वजह से नूर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके ऐसे रिएक्शन देखकर अद्वितीय अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, बेबी एंजल क्या हुआ, आपको कहीं पेन हो रहा है? अद्वितीय की बात सुनकर नूर बस चुप रहती हैं, जिसे देखकर अद्वितीय उसके छोटे और नाजुक से चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, आपने अभी मुझसे कहा था ना कि आप मुझे सब कुछ बताओगे और कुछ भी नहीं छुपाओगे, तो अभी आप अदू को बताइए कि क्या हुआ है। तभी नूर रोते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है पर फिर अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। जब तक नूर एक बच्ची जैसा बिहेव कर रही थी तब तक उसे ये होश नहीं था कि उसके आगे कौन है कौन नहीं और किसे वो बात बतानी चाहिए और किसे नहीं। पर अब वो पूरी तरह से ठीक थी और शायद इसी वजह से नूर को अद्वितीय को वो बात बताने में झिझक सी महसूस हो रही थी। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय थोड़ा सोचने लगता है और फिर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए अद्वितीय बहुत ही सॉफ्ट पर चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, बेबी एंजल आपको पेन हो रहा है ना? आपके लोअर बॉडी पार्ट में? अद्वितीय के लास्ट वर्ड सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके आंखों में फिर से पानी भर आता है। तभी अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी इट्स ऑक। मुझे पता है बेटा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा और इस बात का भी डर लग रहा होगा कि आप ये बात हमें कैसे बताओगे, क्योंकि यहाँ तो सब बॉयज है और एक लड़की को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल से ही शेयर करनी चाहिए। बेबी ये गलत है और ये कहाँ लिखा है कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। एंजल, सभी बॉयज बुरे नहीं होते ना बेटा, कोई अच्छे भी होते हैं जो आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा ये क्यूट सा लिटिल बेबी मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करेगा। तो अभी आगे से अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे शेयर करोगे ना बेबी? अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाती है और फिर अपने सिर को अद्वितीय के सीने पर रखते हुए अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को उसके पेट से लपेट देती हैं। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए एक बार फिर से नूर से कहता है, अभी आप बिना किसी डर या झिझक के अदू को बताइए एंजल कि आपको अभी लोअर पार्ट में पेन हो रहा है। नूर अद्वितीय पर अपनी पकड़ को कसते हुए बस अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। तभी नूर अपनी आंसू भरी आंखों से अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, बहुत दर्द हो रहा है और टमी में भी पेन हो रहा है नूर के। नूर की बात सुनकर युवी अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसके बंद कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों की नसें दिखने लगती है। तभी युवी अपनी आग उगलती हुई आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अदू मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, ही हैव टू पे फॉर इट एंड आई गोना मेक श्योर अबाउट दिस। देख कैसे तड़प रही है बच्ची दर्द के मारे। तभी अद्वितीय बिना किसी इमोशन के अपनी सर्द आवाज में युवी से कहता है, उसके किए की सजा तो उसे मिलेगी भाई, और इस सजा से वो चाहकर भी बच नहीं सकता और ना मैं ऐसा होने दूंगा। पर अभी के लिए ये बच्ची हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई आप एक काम करो ना, एक पेन किलर दो अभी का, मैं इसे मेडिसिन खिला देता हूँ, कल सबसे पहले इसे हो 7 ही एस लेकर जाऊंगा।
अद्वितीय ने जानबूझकर हॉस्पिटल नहीं बोला, क्योंकि अद्वितीय को ये तो पता चल गया था कि नूर को हॉस्पिटल और डॉक्टर्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसने हॉस्पिटल के बदले हॉस्पिटल का नाम ही बता दिया जिससे नूर को कुछ भी पता ना चले। पर अद्वितीय की बात सुनते ही युवी और आयु अद्वितीय की तरफ देखते हैं, तो अद्वितीय उन्हें अपनी पलकें झपका कर कुछ इशारा करता है जिसे देखकर वो दोनों झट से समझ जाते हैं। तभी युवी अद्वितीय की बात मानते हुए उसे एक पेन किलर देता है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल चलिए ये मेडिसिन खा लीजिए, इससे आपका पेन शुरू हो जाएगा। मेडिसिन का नाम सुनते ही नूर उस मेडिसिन की तरफ देखती है और फिर अपना सिर ना में हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं खानी, ये बहुत कड़वी और गंदी होती है अदू। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी अगर आप मेडिसिन नहीं खाओगे तो पेन कैसे कम होगा? अच्छा तो यू वांट टू गो हॉस्पिटल और फिर वहां डॉक्टर आपको इंजी भी लगाएंगे, वो चलेगा आपको? नूर हॉस्पिटल, डॉक्टर और इंजी इंजेक्शन का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगती है और फिर रोते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं प्लीज आप नूर को वहां नहीं लेकर जाओ, मुझे बहुत डर लगता है प्लीज। तभी आयु बहुत ही धीरे से युवी और नील से कहता है, लगता है रैबिट को अब तक ये बात पता नहीं चली कि अदू खुद एक डॉक्टर है। अदू को ये पता है कि रैबिट को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से डर लगता है, तभी तो उसने हॉस्पिटल के बदले सीधे 7 ही बोला। वो दोनों भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी अद्वितीय नूर के लाल गालों को पकड़ के उन्हें सहलाते हुए नूर से कहता है, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, अदू आपको नहीं ले जा रहे हैं वहां, पर उसके लिए आपको ये मेडिसिन खानी होगी, तो प्लीज अदू की जान खा लीजिए ना। तभी नूर सुबकते हुए अपना सिर ना में हिलाती है और ये देखते हुए वो तीनों भी परेशान होते हैं और अद्वितीय की तरफ देखते हैं, जो पहले से ही नूर की तरफ देख रहा था। उन तीनों को अभी नूर के लिए डर लग रहा था, क्योंकि अद्वितीय उन इंसानों में से नहीं था जो किसी के भी नखरे उठाए। अगर किसी ने अद्वितीय की बात को टाला या फिर उसे नहीं माना तो अद्वितीय अपने रौद्र रूप में आ जाता था। यहाँ नूर एक छोटी सी मेडिसिन खाने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी और इसी वजह से उन तीनों को ये डर लग रहा था कि कहीं अद्वितीय नूर पर ना बरस पड़े। तभी अद्वितीय नूर की तरफ सीधे उसकी आंखों में देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए एंजल। नूर को कुछ समझ में नहीं आता कि अद्वितीय ने ये क्यों कहा, तो वही वो तीनों भी अद्वितीय की तरफ अपनी आंखों को बड़ा करके देखने लगते हैं। तभी अगले ही पल अद्वितीय बहुत धीरे से नूर की नाक को अपनी पिंच चुटकी में पकड़ता है और जैसे ही अद्वितीय नूर की नाक पकड़ता है, तो वैसे ही नूर सांस लेने के लिए झट से अपना मुंह खोल देती हैं। उसी मौके का फायदा उठाते हुए अद्वितीय नूर के मुंह में वो मेडिसिन डाल देता है और फिर उसे पानी पिलाता है। ये सब कुछ इतने जल्दी होता है कि नूर को कुछ समझ में ही नहीं आता, पर जब वो अद्वितीय की तरफ देखती है तब अपनी रुआसी आवाज में उससे कहती है, आप गंदे हो, आपने नूर को जबरदस्ती वो गंदी दवा खिलाई। तभी अद्वितीय नूर के आंसू साफ करता है और उसके फुले हुए गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, इसके लिए आपको मुझे जो सजा देनी है वो आप दे सकते हो, पर अभी चलिए, इट्स माई बेबी ऑन्ज एस एनी टाइम। तभी अद्वितीय उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मैं बेबी के पास ही हूं, तो आप लोग जाइए और सो जाइए। नील तू गेस्ट रूम में सो जा। अद्वितीय से कोई बहस ना करते हुए वो तीनों चुपचाप अपना सिर हिलाते हैं। तभी वो तीनों बारी बारी नूर के माथे पर किस करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तभी अद्वितीय नूर को उसके पेट पर सुलाते हुए उससे कहता है, बेबी आप कुछ दिनों के लिए ऐसे ही सो जाइए, क्योंकि आपको बैक पर लगी है, तो अगर आप सीधे सोओगे तो उससे आपको बहुत दर्द होगा। आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोता हूँ। इतना कहकर अद्वितीय वहां से उठने ही लगता है कि तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए उससे कहती है, नहीं प्लीज आप मेरे पास ही सो जाओ ना। नूर को डर लग रहा है और आपने ही कहा था ना कि आप नूर के लिए उसके मम्मा पापा जैसे हो, तो मम्मा पापा उनके बेबी को अकेला नहीं छोड़ते ना। नूर की बात सुनते ही अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ओके मेरा छोटू बेबी, मैं यही हूँ आपके पास, तो अभी चलिए आप अपनी आंखें बंद करिए और सो जाइए। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद करती है, तो वही अद्वितीय नूर के बालों को सहलाने लगता है। जैसे ही नूर अपनी आंखों को बंद करते हुए सोने की कोशिश करती है, उसके आगे वो सीन चलने लगता है जब अंश ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। तभी वो घबराते हुए अपनी आंखों को खोलती है और बेड पर उठकर खुद में ही सिमटकर बैठ जाती हैं। बेचारी मासूम सी बच्ची के आंखों के आगे से वो नजारा जाता ही नहीं, पर जब वो अपनी आंखें बंद करती है फिर से उसे सब कुछ याद आता है। नूर खुद में ही सिमटकर रोने लगती है और अद्वितीय उसे ऐसे देखकर घबरा जाता है और फिर चिंता भरी आवाज में नूर से पूछता है, बच्चा क्या हुआ, हाँ आप इतना डर क्यों गए? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और अगले ही पल किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके सीने से लिपट कर रोने लगती हैं। नूर को ऐसे रोता देखकर अद्वितीय बहुत परेशान हो जाता है और फिर कुछ देर तक उसे वैसे ही अपने दिल के करीब लगाए रखता है और साथ में उसके बालों को सहलाते हुए बार बार उसके बालों पर किस करता है।
नूर इस वक्त ट्रॉमा में थी और उस पर वो खुद एक छोटी सिर्फ 17 साल की बच्ची थी। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसे वो चाहकर भी कभी अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद जब नूर थोड़ी सी शांत होती है तभी अद्वितीय उसे अपने आप से अलग करता है और फिर उसके आगे पानी से भरा हुआ ग्लास बढ़ाते हुए उससे कहता है, बेबी फर्स्ट हैव इट ए वाटर, देखिए कितना कांप रहे हो आप। इतना कहकर अद्वितीय नूर को पानी पिलाता है और फिर उसका आंसुओं से भरा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, बेबी क्या हुआ, आप अदू को बोलिए। तभी नूर डर के मारे कांपते हुए अद्वितीय से कहती है, मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है अदू। जैसे ही नूर ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो आंखें बंद करते ही नूर को वो सब दिखा जो अंश सर ने मेरे साथ किया था। नूर को बहुत डर लग रहा है अदू और निन्नी भी नहीं आ रही है। नूर की बात सुनते ही अद्वितीय के माथे पर चिंता की कुछ लकीरें दिखने लगती है। तभी अद्वितीय नूर को अपने सीने से लगाए रखता है और अपने मन में सोचता है, गॉड, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। शी इज इन वेरी डीप ट्रॉमा एंड इट्स नॉट गुड फॉर हर। मुझे किसी भी हालत में मेरे बच्चे को ट्रॉमा से बाहर निकालना होगा, वरना इससे एंजल की जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अभी के लिए आई हैव टू कैम हर डाउन फर्स्ट। धन्यवाद। एपिसोड 36। नूर ने अद्वितीय को कहा, डैडा। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल शांत हो जाइए बेबी, देखिए वो अंश अब कभी भी आपके पास नहीं आएगा। आप अदू के पास हो ना, और अदू आपको उन सब गंदे लोगों से प्रोटेक्ट करके रखेंगे बेटा। अच्छा चलिए अभी आप सोने की कोशिश करिए, अदू यही है। तभी नूर अद्वितीय के शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं नूर को डर लग रहा है। आप सुला दोगे क्या मुझे, प्लीज डैडा। नूर के मुंह से डैडा शब्द सुनते ही अद्वितीय 2 सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाता है और फिर नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, कब, क्या बोला आपने मुझे। अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर डर जाती हैं और कांपने लगती हैं, क्योंकि उस मासूम को लगता है कि उसने अद्वितीय को डैडा बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए अद्वितीय अब उसे सजा देगा, और सजा का सोचकर बेचारी बच्ची की हालत पहले ही खराब हो जाती थी। तभी नूर रोने के साथ साथ लंबी लंबी सांसें लेते हुए अद्वितीय से कहती है, वो मैं। डर के मारे उसका गला सूख रहा था और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब तक नूर पूरा पसीना पसीना हो गई थी और बहुत ज्यादा रोने की वजह से उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। अद्वितीय जब नूर को ऐसी हालत में देखता है तो उसे पछतावा होता है कि क्यों उसने नूर से वो सवाल पूछा। हालांकि नूर का उसे डैडा बुलाने की वजह से अद्वितीय ना ही नूर से नाराज था और ना ही उसे नूर पर गुस्सा आ रहा था, वो तो उल्टा खुश था कि नूर ने उसे उतनी रेस्पेक्ट दी थी, और इसी वजह से अद्वितीय को यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए नूर से फिर से पूछा था। पर उस बेचारे को क्या पता था कि उसका ये सवाल पूछना नूर कुछ और ही समझ लेगी और फिर पैनिक करने लगेगी। जब अद्वितीय नूर को उस हालत में देखता है तो वो उसे कसके अपने सीने से लगा लेता है और फिर उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए अपनी स्वीट आवाज में नूर से कहता है, हे बच्चे स्टॉप। मैं आपको डांटूंगा नहीं और ना ही मैं आपसे गुस्सा हूं एंजल, क्योंकि आपने मुझे डैडा बुलाया। उल्टा मैं तो बहुत खुश था कि आपने मुझे इस लायक समझा और वो हक दिया। आप प्लीज शांत हो जाइए स्वीट हार्ट, देखिए मैं हूं ना यहाँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं बेबी। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ा शांत होती है, पर फिर भी वो सुबकते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर अपनी मासूमियत भरी आंखों को बंद चालू करते हुए अद्वितीय से पूछती है, मतलब आप नूर से नाराज नहीं होना क्योंकि मैंने आपको डैडा बोला। अद्वितीय सिर्फ अपना सिर ना में हिलाता है और फिर नूर अपनी आंखों में एक आस लिए उससे पूछती है, तो क्या जब मेरे को बहुत ज्यादा डर लगेगा तब मैं आपको डैडा बुला सकती हूँ। नूर के मम्मा पापा तो अब नहीं है, तो क्या आप नूर को जैसे मेरे पापा मुझे प्रोटेक्ट करते थे वैसे आप भी करोगे। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर एक डिप किस करते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी जान, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में मैं चाहकर भी आपके पापा की जगह नहीं ले सकता और ना ही मुझे कभी लेनी है, पर हाँ मैं आपको अपना पूरा प्यार देने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए अपने मन में कहता है, फ्रॉम नाउ यू वाई बी माई फर्स्ट एपिसोड ID बिफोर अ फ्रेंड एनीथिंग ए से गिर फ्रेंड वाइफ। मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि एक फादर किस हद तक जाकर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, पर मैं आपको प्रोटेक्ट और प्यार करने के लिए जितनी भी हदें हैं वो सब पार कर जाऊंगा। मैं अब तक ना ही किसी रिलेशनशिप में था और ना ही मेरी शादी हुई है, पर मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जब एक वाइफ को उसके माँ बाप की जरूरत होती है तब उसका हस्बैंड उसके लिए वो भी बन जाता है। किसी भी लेडी वाइफ के लिए उसका हस्बैंड सिर्फ हस्बैंड नहीं पर उसका सब कुछ होता है, जिसमें वो लेडी उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले उसके माँ बाप को, एक बेस्ट फ्रेंड को, और जो हमेशा उसे तंग करे उसे परेशान करे ऐसे भाई बहन को भी ढूंढती है। मेरा बेबी अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं उससे सीधे शादी करके उसे अपनी वाइफ बना सकूं, पर जब तक वो इतनी बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं उसे उन सब का प्यार दूंगा जिसके लिए वो तड़प रही हैं।
पर इस वक्त उसे सबसे ज्यादा उसके मम्मा पापा की जरूरत है और ऐसे में मुझे उसके लिए ये बनने में भी कोई शर्म नहीं आएगी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो उसके सीने से चिपकी हुई थी और फिर अद्वितीय नूर के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, बेबी नींद आ रही है ना, सोना है आपको। तभी नूर किसी डरे सहमे से बच्चे की तरह उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ। पर नूर को बहुत डर लग रहा है अदू। तभी अद्वितीय नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, अरे डरना क्यों जब मैं आपके पास हूँ, चलिए आज मैं आपको सुला देता हूँ, कम अदू की जान। इतना कहकर अद्वितीय नूर को उसी पोजीशन में पकड़े बेड पर लेट जाता है और फिर ठीक से नूर को अपने ऊपर सुलाता है, जो झट से उसके सीने से चिपक कर लेट जाती हैं। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल चलिए अभी आप अपनी आंखें बंद करिए। अच्छा मैं आपको लोरी सुनाऊं जिससे आपको जल्दी जल्दी नींद आ जाएगी और मेरा बच्चा सो जाएगा। तभी नूर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अद्वितीय के सीने से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर अपनी चमकती हुई आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ लोरी, नूर को लोरी सुननी है। तभी अद्वितीय अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ओके तो अभी आप डैडा के अच्छे बेबी की तरह अपनी आंखें बंद करिए। नूर बस अपना सिर हिलाती है और फिर अपने सिर को फिर से अद्वितीय के धड़कते हुए सीने पर रखकर अपनी आंखों को बंद करती हैं। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर हल्के से थपथपाने लगता है और फिर अपनी नर्म और प्यारी सी आवाज में उसके छोटू बेबी के लिए लोरी गाने लगता है। जो भी लोरी आपको ठीक लगे आप लोग इमेजिन कर सकते हो। अद्वितीय की लोरी की वजह से नूर झट से सो जाती है और जब अद्वितीय उसे चैन से सोता हुआ देखता है तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए कहता है, फाइनली सो गया मेरा बच्चा, अदूप डैडा लव यू सो मच मेरा बेबी। अद्वितीय नूर को अपने प्रोटेक्टिव बाहों में पकड़े हुए खुद भी सो जाता है। अगली सुबह अद्वितीय को आदत थी सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करने की, तो आज भी वो जल्दी उठा था और फिर नूर को धीरे से एक पिल्लो के सहारे उसके पेट पर सुलाकर वो जल्दी से फ्रेश होकर अपना सबसे फेवरेट काम मतलब उसका वर्कआउट करने जिम में चला गया, जो पैराडाइज में ही था और जहां वो तीनों भाई सुबह सुबह जमकर कसरत करते थे और अपनी बॉडी बनाते थे। जब अद्वितीय वहां एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी वहां आयु और युवी भी आ जाते हैं। नील सुबह होते ही वहां से अपने घर चला जाता है। तभी आयु अद्वितीय को वहां देखकर उससे पूछता है, रैबिट कैसी है अदू, रात में ठीक से सोई तो थी ना बच्ची। युवी भी अपनी एक्सरसाइज करते करते अद्वितीय की तरफ देखता है। अद्वितीय आयु का सवाल सुनते ही रुक जाता है और फिर अपने दोनों भाइयों की तरफ देखने लगता है। तभी अद्वितीय अपनी इमोशनलेस और प्लेन आवाज के साथ उन दोनों से कहता है, भाई बेबी एंजल इस वक्त ट्रॉमा में है और हमें कुछ भी करके उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालना होगा। ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे चलकर इसका अंजाम क्या होगा और ये कहां जाकर रुकेगा। भाई ट्रॉमा की वजह से तो मैं और आप जैसे बड़े बड़े नहीं संभल पाते, तो वो एक 17 साल की छोटी सी बच्ची क्या संभलेगी। हमें उसके लिए स्ट्रांग रहना होगा और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उस एक इंसान के गुनाहों की सजा वो बच्ची अपनी पूरी जिंदगी भर भुगते और ना मैं ऐसा होने दूंगा। तभी अद्वितीय को वो पल याद आता है जब नूर ने उसे डैडा कहकर बुलाया था। उस पल को याद करते ही अद्वितीय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, जिसे देखकर वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अद्वितीय की तरफ। तभी युवी अद्वितीय के पास आता है और फिर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए उससे पूछता है, अदू क्या हुआ, तू ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है, हमें भी तो बता। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ युवी और साथ में आयु से कहता है, भाई आपको पता है एंजल ने कल मुझे डैडा कहकर बुलाया और मैं ना बहुत बहुत खुश हूं कि उसने मुझे इस लायक समझा। आयु और युवी के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है अद्वितीय को इतना खुश देखकर, पर तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस वॉइस में उससे कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रिंसेस ने तुझे वो जगह दी, पर वो इतना आसान नहीं होगा जितना तुझे लग रहा है। मैंने तुम दोनों को पाला है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अदू कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम दोनों तो लड़के हो तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वो एक लड़की है तो तुझे उसके साथ बहुत ज्यादा केयरफुल और हर वक्त अलर्ट रहना होगा। एक बच्ची के लाइफ में उसके पापा उसके सुपरहीरो होते हैं और शायद उसे तुझमें उसके पापा का अक्स दिखा हो। क्योंकि कोई भी लड़की ऐसे ही किसी को उसकी लाइफ में उसके पापा की जगह नहीं देती, पर अगर प्रिंसेस ने तुझे उसके काबिल समझा है तो इसका मतलब है कि तू उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसे अपने इस फैसले पर पछताने का मौका कभी मत देना अदू। उस बच्ची का भरोसा कभी नहीं तोड़ना और कभी ऐसी हरकत मत करना कि वो पछताए या फिर उसे तुझे डैडा बुलाना उसकी सबसे बड़ी गलती लगे। तभी अद्वितीय युवी को यकीन दिलाते हुए उससे कहता है, मैं आपसे वादा करता हूं भाई कि मैं कभी बेबी को उसके डिसीजन पर पछताने का मौका नहीं दूंगा। मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा तब से ही वो मेरे लिए स्पेशल हो गई थी, पर अभी तो वो मेरे लिए और भी बहुत ज्यादा स्पेशल बन चुकी हैं।
मैं कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे या फिर वो हर्ट हो। अब से वो मेरा बेबी है, अद्वितीय वीर सिंह का, और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा भाई। मैं मेरी बेबी को हर वो चीज़ दूंगा जिसके लिए वो अब तक तड़पी है। आई वाई मेक श्योर कि मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूं। तभी आयु अद्वितीय की पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है, वी डन माई बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसमें हम भी तेरे साथ है और हम तीनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि उसे इतना प्यार दे जिसकी वो असल में हकदार है। अद्वितीय और युवी भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन तीनों के कानों में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज गूंजती है, अदू, बिग बी, भैयू। उस आवाज को सुनते ही वो तीनों जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो तभी उन्हें वहां नूर खड़ी दिखती है। वो इस वक्त वहां पर एक लेडी सर्वेंट के साथ खड़ी थी और बस अपनी प्यारी सी आंखों से टुकुर टुकुर उन तीनों की तरफ ही देख रही थी। वैसे तो वो तीनों भी इस वक्त उनके जिम वाले कपड़ों में थे, जो था टैंक टॉप और जिम शॉर्ट। पर अद्वितीय इस वक्त वहां शर्टलेस था, सिर्फ उसने उसकी जिम शॉर्ट पहनी हुई थी। वैसे अद्वितीय को कोई अजीब नहीं लगा नूर के आगे ऐसे शर्टलेस खड़ा रहकर, और रही बात उस लेडी सर्वेंट की तो वो पैराडाइज में बहुत पहले से थी और उन तीनों के लिए उनके माँ जैसी ही थी, यहाँ तक कि घर में सभी उन्हें काकी बुलाते थे। धन्यवाद। एपिसोड 37, नूर अब से दूसरे सनराइज कॉलेज में स्टडी करेगी। नूर और आयु का एक क्यूट सा सीक्रेट। तभी काकी नूर का हाथ पकड़कर नूर को उन तीनों के पास ले जाते हुए अद्वितीय से कहती है, अद्वितीय बाबा, ये छोटी बच्ची आपको ढूंढ रही थी तो मैं इसे यहाँ लेकर आई। काकी की बात सुनकर अद्वितीय नूर के पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए उससे पूछता है, बेबी आप तो सो रहे थे ना, तो इतने जल्दी क्यों उठ गए? तभी नूर अपने हाथों को अद्वितीय के नेक कमर पर लपेटते हुए उससे कहती है कि उनकी नूर को ना जल्दी उठने की आदत है, तो नूर भी जल्दी से उठ जाती है। पर आप तीनों यहाँ क्यों हो? तभी अद्वितीय नूर की छोटी सी नाक पर किस करते हुए उससे कहता है, बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए बच्चा। नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय के सीने से लग जाती है और अद्वितीय नूर को गले लगाते हुए अपनी प्लेन आवाज में काकी से कहता है, अच्छा हुआ आप इसे यहाँ लेकर आई। ये नूर है और आज से ये यही हमारे साथ पैराडाइस में ही रहेगी। आप बाकियों को भी बता देना कि ये छोटी सी बच्ची हम तीनों खासकर मेरे लिए कितनी ज्यादा मायने रखती हैं। ध्यान रहे कि इसे यहाँ कोई भी तकलीफ ना हो, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अद्वितीय की बात सुनते ही काकी डर के मारे अपना सिर हिलाती है। तभी युवी अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, अदू क्या कर रहा है यार? देख तेरी इतनी प्लेन और भयानक आवाज सुनकर बच्ची डर रही है। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और युवी काकी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, काकी आप बस ध्यान रखना कि प्रिंसेस को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। अभी आप जाइए और ब्रेकफास्ट रेडी करिए, मुझे आज जल्दी निकलना है। युवी की बात सुनकर काकी वहां से चली जाती है। तभी अद्वितीय उसके सीने से चिपकी हुई नूर की तरफ देखता है और फिर उसे कसके हक करते हुए उससे कहता है, अदू की ऐसी आवाज सुनकर डर गए आप? नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अद्वितीय की तरफ देखने लगती है। फिर अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अदू सॉरी हैं बेबी, प्लीज आप उन्हें माफ कर दो। तभी नूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, थैंक यू मेरी जान। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, आपने नूर को तो बताया ही नहीं कि आप लोग यहाँ क्यों हो? नूर का प्यारा सा सवाल सुनकर आयु उसके पास आता है और फिर उसके गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, ये हमारा जिम है रैबिट, जहाँ आपके अदू, बिग बी और भैयू रोज एक्सरसाइज करते हैं और उनकी बॉडी बनाते हैं। जब आपको कोई परेशान करेगा तो उसके साथ फाइट करने के लिए हमें बहुत सारी ताकत चाहिए होगी ना, तो इससे ना हमें बहुत सारी ताकत मिलती है। तभी नूर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए आयु से पूछती है, क्या नूर को भी ये सब करना है? इस सवाल के जवाब के लिए आयु अद्वितीय की तरफ देखता है और अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाता है। तभी अद्वितीय नूर को लेकर एक बेंच पर बैठता है जो वहां पर मौजूद था। युवी और आयु भी उन दोनों के साथ वही बैठते हैं। तभी अद्वितीय नूर के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ आपको भी ये सब करना है, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी आप इन सब चीजों के लिए छोटे हो और आपकी हालत भी नहीं है कि आप ये वर्कआउट कर सको। जब सच में आपके ये सब करने का वक्त आएगा ना, तब अदू खुद आपको ये सब करवाएंगे, पर तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए। अरे स्टडी से याद आया बेबी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप किस कॉलेज में स्टडी करते हो और एपिसोड स्टैंडर्ड। तभी नूर एक प्यारे से फेस एक्सप्रेशन के साथ अद्वितीय से कहती है, नूर एस्ट जेवियर में स्टडी करती है इन फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट 5D। तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों से उससे कहती है, अदू नूर को मम्मा का ड्रीम पूरा करना है, बहुत सारी स्टडी करनी है। पर अब मैं मम्मा का ड्रीम पूरा कैसे करूंगी, क्योंकि अब तक अंश सर नूर की कॉलेज फीस देते थे और अभी तो वो मुझे कॉलेज से निकलवा देंगे और मैं मम्मा का ड्रीम पूरा नहीं कर पाऊंगी।
ये सब सोचकर नूर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगती है। तभी युवी रोती हुई नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है प्रिंसेस, हम सब मिलकर करेंगे ना आपकी मम्मा का ड्रीम पूरा, आपको जितनी स्टडी करनी है उतनी आप कर सकते हो। युवी की बात सुनकर नूर अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पर कैसे बिग बी? नूर अभी कैसे पढ़ेगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी अद्वितीय नूर के बहते हुए आंसुओं को पोंछता है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आपको पैसों की कोई जरूरत भी नहीं है बेबी, जब आपके अदू यहाँ पर है। अब से आपके स्टडी की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ो। एक बात और कि अब से आप एस्ट जेवियर में नहीं सनराइज में अपनी बाकी की स्टडी पूरी करोगे। सनराइज का नाम सुनते ही नूर की आंखें बड़ी और मुंह खुला रह जाता है, पर तभी वो अपने गहरे सदमे से बाहर आते हुए अद्वितीय से कहती है, पर ये तो सबसे बेस्ट और 9.1 कॉलेज हैं और यहाँ की फीस भी बहुत 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 ज़्यादा हाई है, तो नूर इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ेगी और क्या आपके पास इतने सारे पैसे हैं उस कॉलेज में देने के लिए? नूर के इस प्यारे से सवाल को सुनकर उन तीनों के चेहरे पर एक स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर की नाक को धीरे से पिंच करते हुए उससे कहता है, हाँ बेटा, आपके अदू के पास इतने पैसे तो है कि वो आपको सनराइज में ही नहीं पर आउट ऑफ द कंट्री स्टडी करा सकते हैं, पर मैं अभी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप यही मेरे पास रहकर ही अपनी स्टडी पूरी करिए। अब रही सनराइज में पढ़ने की बात, तो मेरा बेबी एंजल, उसके लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि वो कॉलेज आपके बिग बी मतलब युवराज सिंह शेखावत की है और वहाँ आपके भैयू एज अ प्रोफेसर सबको पढ़ाते हैं, तो इसीलिए अब से आप आपके बिग बी के कॉलेज में ही स्टडी करोगे, क्यों युवी भाई? तभी युवी मुस्कुराते हुए अद्वितीय से कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या अदू? अब से हमारी प्रिंसेस हमारे ही कॉलेज में पढ़ेगी और इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है यार। अद्वितीय और आयु भी युवी की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी उनकी नज़र नूर पर पड़ती है, जो खोई हुई थी। तो अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी? आप कहाँ खोए हुए हो, क्यों आपको न्यू कॉलेज में नहीं जाना? तभी अद्वितीय के दिमाग में कुछ आता है और वो नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, ओह अभी मैं समझा कि मेरा बेबी क्यों ऐसे सैड है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को मिस करोगे ना और इसीलिए आप दूसरे कॉलेज में नहीं जाना चाहते, है ना बेबी? अद्वितीय की बात सुनकर नूर कुछ सेकंड्स के लिए उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी रुआसी आवाज में अद्वितीय से कहती है, वहां नूर का कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि किसी ने मेरे साथ कभी फ्रेंडशिप की ही नहीं। वहां पर सब स्टूडेंट्स नूर को बुली करते थे और सब टीचर्स नूर को किसी न किसी रीजन की वजह से बहुत सारी पनिशमेंट देते थे। वहां रोज मुझे मार पड़ती थी और सब लोगों को अच्छा भी लगता था जब टीचर्स नूर को सजा देते थे। वहां सब बुरे थे, सब लोग। नूर उन दिनों को याद करके रोती है, तो वही वो तीनों अभी गुस्से की आग में जलने लगते हैं। नूर अद्वितीय के सीने से लगकर रो रही थी तो अद्वितीय उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। तभी आयु अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में अद्वितीय और युवी से कहता है, उन लोगों ने बच्ची की पूरी लाइफ नर्क जैसी बनाकर रख दी और इतना कुछ करने के बाद अगर हमने अभी भी उन्हें ऐसे ही जाने दिया ना गाइज, तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनेगा इस बच्ची को प्रोटेक्ट और प्यार करने का, क्योंकि अगर हमने रैबिट को रुलाने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हम भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। नहीं, मैं तो उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, एंड हाउ डरे दे टू मेक हर क्राई एंड सफर लाइक दिस। तभी अद्वितीय अपनी जुनून भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है, जितना उन्होंने मेरी एंजल को तड़पाया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें तड़पना होगा। ना ही मैंने उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया, तो मैं भी मेरी बेबी एंजल का अदू नहीं। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो उसके सीने के चिपकी हुई थी और फिर वो नूर के बालों पर किस करता है और फिर उसे अपने आप से थोड़ा अलग करता है। तभी अद्वितीय नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, बेबी वो आपके लिए एक अच्छी जगह नहीं थी और ना कभी होगी, तो इसीलिए आपको वहां से मूव करना होगा ना, ताकि आप दूसरी, उससे कहीं ज्यादा अच्छी जगह जाकर अपनी न्यू मेमोरीज बना सको। जैसा आपके साथ वहां हुआ वैसा सनराइज में बिल्कुल नहीं होगा। शायद आपको वहां आपके न्यू फ्रेंड्स मिल जाए और आप उनके साथ बहुत बहुत एंजॉय करो। तभी नूर अपनी आस भरी आंखों से अद्वितीय से पूछती है, फिर वहां नूर को कोई मारेगा तो नहीं ना और बुली भी नहीं करेगा ना? तभी आयु नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, नहीं भैयू का रैबिट, वहां कोई आपको मारना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा, पर अगर किसी ने आप पर हाथ भी उठाया ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कोई प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो या फिर प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। मेरे बेबी को हाथ लगाने की परमिशन मैं किसी को नहीं दूंगा और अगर किसी ने ये गलती कर दी तो उसे हम तीनों भाइयों से कोई नहीं बचा पाएगा, खुद भगवान भी नहीं। आप बिल्कुल भी डरना नहीं बेबी, वहां पर आपके भैयू आपके साथ ही होंगे और अगर आपको कुछ भी बुरा लगे या फिर किसी से डर लगे तो आप बिना कोई झिझक के मुझे आकर बता सकते हो, ठीक है?
तभी नूर अपना सिर हिलाती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, हाँ नूर आपको बताएगी, पर मैं ना वहाँ कॉलेज में आपको सर बोलूंगी वरना सबको तो पता चल जाएगा कि आप नूर के भैयू हो, पर नूर को अच्छा नहीं लगेगा अगर सबको ये पता चल गया तो। भैयू आप भी किसी को ये नहीं बताना कि नूर आपकी छोटू सिस्टर है, ये हम एक सीक्रेट रखेंगे। हाँ। नूर की बातों से उन तीनों के चेहरे पर एक स्माइल आती है और तभी आयु नूर को अद्वितीय की गोद से धीरे से अपनी गोद में बिठाता है। फिर आयु नूर के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, ओके जैसा आप कहो मेरा रैबिट, तो हम ये बात सीक्रेट रखेंगे, पर अगर किसी ने मेरे रैबिट को तंग किया तो भैयू उसे पनिश जरूर करेंगे और तभी आप भैयू को कुछ भी नहीं बोलोगे, प्रॉमिस करो। नूर कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है और फिर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु एक बड़ी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ये हुई ना बात तो अभी नो मोर टेंशन हम। नूर अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, ये सर। नूर की बात पर वो तीनों भाई खुलकर हंसते हैं और तभी अद्वितीय युवी और आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, भाई आप बेबी का एडमिशन करा दो वहाँ। इससे पहले कि अद्वितीय आगे कुछ बोलता नूर आयु की गोद में खुशी से चहकते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ। फिर नूर आज से ही अपने न्यू कॉलेज में जाएगी। धन्यवाद। एपिसोड 38 अद्वितीय का असली स्वभाव। नूर की समझदारी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, बेबी एंजल आप कुछ दिन बाद से कॉलेज ज्वाइन करोगे, अभी देखिए आपको बहुत लगी हुई है तो ऐसे में आपको बहुत सारा रेस्ट करना चाहिए ना, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तभी नूर अपना उदास सा मुंह बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, नूर को आज से ही कॉलेज जाना है ना और मेरे को पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ब्रेव गर्ल हूँ। पर प्लीज आप नूर को आज से ही कॉलेज जाने दो ना प्लीज अदू। अद्वितीय आयु और युवी की तरफ देखता है और जब वो दोनों उसे कुछ इशारा करते हैं तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, मेरा बेबी आप प्लीज ऐसे उदास मत हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा आपको कॉलेज जाना है ना। नूर झट से अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर से कहता है, तो ठीक है आप कल से कॉलेज जा सकते हो, पर आज आप अदू के साथ कहीं बाहर जाओगे और आज पूरा दिन आप चुपचाप रेस्ट करोगे, तभी अदू आपको कल से कॉलेज जाने की परमिशन देंगे। बोलिए आपको मंजूर है। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी देर सोचने लगती हैं और फिर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाकर उससे कहती है, ओके नूर रेडी है, पर कल से मैं कॉलेज जाऊंगी। हाँ। अद्वितीय के साथ साथ वो दोनों भी अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी अद्वितीय युवी और आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बैक टू योर वर्कआउट गाइज। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और तभी आयु नूर को उसकी गोद से उसके बाजू में बिठाता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आप यहीं बैठिए रैबिट भैयू, बिग बी और अदू को एक्सरसाइज करना है, तो हम जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। नूर अपना सिर हिलाती है और युवी और आयु उनके वर्कआउट में बिजी होते हैं और नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए बस उनकी तरफ ही देख रही थी। अद्वितीय की एक्सरसाइज हो चुकी थी तो उसे बस पुशअप्स ही करने थे। तभी अद्वितीय की नज़र नूर पर पड़ती है जो अपनी प्यारी नीली आंखों से बारी बारी बस उन्हें ही देख रही थी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, बेबी एंजल इधर आइए। अद्वितीय की बात मानते हुए नूर अद्वितीय के पास आती है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख उससे कहता है, आपको अदू के साथ पुशअप्स करने हैं। अद्वितीय की बात सुनकर नूर खुश होते हुए उससे पूछती है, क्या नूर भी ये कर सकती हैं? नूर का सवाल सुनकर युवी और आयु के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय हंसते हुए नूर से कहता है, जी हाँ मेरी जान, आप भी पुशअप्स कर सकते हो। उसके लिए आपको अदू की बैक पर बैठना होगा और फिर देखिए अदू के साथ साथ उनका बेबी भी पुशअप्स करेगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर झट से अद्वितीय की पीठ पर बैठती है और तभी अद्वितीय फिर से नूर से कहता है, बेबी इनटू माय बैक एंड होल्ड मी टाइट। हाँ। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसकी पीठ पर झुक जाती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अद्वितीय को पकड़ लेती है और तभी अद्वितीय धीरे धीरे नूर के साथ पुशअप्स करने लगता है। तभी अद्वितीय पुशअप्स करते हुए नूर से कहता है, स्वीट हार्ट वुड यू लाइक टू काउंट दिस पुशअप्स फॉर योर अदू। नूर अपना सिर हिलाती है और फिर अद्वितीय के पुशअप्स काउंट करने लगती है और कुछ देर बाद अद्वितीय रुक जाता है और नूर से पूछता है, बेबी एंजल अदू ने कितने पुशअप्स किए? तभी नूर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, नवासी, ये इमेजिनरी है। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर नूर को अपनी बैक पर से उतारता है। तभी वो आयु और युवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर रूम में जा रहा हूँ, सी यू बोथ एट डिनिंग टैब ए। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और अद्वितीय नूर को लेकर उसके रूम में जाता है। कुछ 1.5 घंटे बाद इस वक्त वो चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वही अद्वितीय नूर को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तू प्रिंसेस को 7 ही एस लेकर जा रहा है? इस पर अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर वो लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं।
अद्वितीय नूर को उसका आधा ब्रेकफास्ट भी नहीं खिलाता कि नूर का पेट भर जाता है और वो अपने छोटे हाथों से अपने पेट को रब करते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू टमी फुल हो गया, अभी नूर को नहीं खाना। नूर की बात सुनकर अद्वितीय कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपना सिर हिलाता है। पर तभी आयु नूर से कहता है, रैबिट इतने से खाने से आपका पेट भर गया, आप मजाक कर रहे हो राइट। इस पर नूर झट से अपने गले को पिंच करते हुए उससे कहती है, नहीं भैयू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची नूर का टमी फूल हो गया। नूर की बात सुनकर आयु कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई ठीक है अगर उसे नहीं खाना तो हम उसे फोर्स करके ज्यादा खाना नहीं खिला सकते वरना शी वाई वॉमिट द सो इट बी। अद्वितीय की बात सुनकर आयु चुप रहता है और अद्वितीय नूर को पानी पिलाकर खुद अपना बचा हुआ ब्रेकफास्ट करता है और फिर आयु और युवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर जा रहा हूँ, पर आप दोनों प्लीज उसकी एडमिशन करवा देना और जिस नाम से मैंने आपको बताया था उस नाम से ही करना। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तू चिंता मत कर, ये काम अभी हो जाएगा, तू बस वहां इसका ध्यान रखना। अद्वितीय बिना कुछ कहे नूर को अपनी बाहों में पकड़ता है और वहां से बाहर की तरह चला जाता है। अद्वितीय नूर को लेकर उसकी कार की बैक सीट पर बैठता है तो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी नूर अद्वितीय से चेस्ट को अपनी उंगली से पोक करते हुए उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं अदू, क्या हम घूमने जा रहे हैं? नूर का सवाल सुनकर अद्वितीय उसके हाथ के बैक साइड पर किस करते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल हम अभी कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं और वैसे भी आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इस वक्त बाहर कहीं घूमने जाओ। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब अदू खुद आपको घुमाने लेकर जाएंगे, पर तब तक के लिए नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक, यू अंडरस्टैंड। अद्वितीय की ऐसी सीधी और साफ बात सुनकर नूर झट से अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय को ऐसे देखकर अब नूर को उससे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अद्वितीय का स्वभाव बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था और उस पर अद्वितीय का सर्द और भयानक ऑरा, जिसकी वजह से अच्छों के पसीने छूट जाते थे, तो ये छोटी सी बच्ची क्या चीज थी। अद्वितीय को हमेशा किसी राजा की तरह सब पर रौब जमाना अच्छा लगता था और वो ऐसा करता भी था। ना वो किसी की बात मानता था और ना ही किसी को अपने आगे बोलने का चांस देता था। कभी कभी तो आयु और युवी को भी अद्वितीय से डर लगता था क्योंकि अद्वितीय का ऑरा ही कुछ ऐसा था और शायद इसीलिए वो कभी भी अद्वितीय से किसी भी बात के लिए बहस नहीं करते थे और चुपचाप उसकी बात मानते थे। अद्वितीय पहले से ही बहुत कम बोलता था, पर जब वो अपना मुंह खोलता था तब सिर्फ काम की बात ही करता था, वरना तो उसका जवाब सिर्फ उसका सिर हिलाना ही था। जब अद्वितीय नूर की तरफ देखता है तभी अद्वितीय को उसकी आंखों में अपने लिए डर दिखता है, जिसे देखकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी अद्वितीय अपने आप को शांत करते हुए नूर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है और अपनी थोड़ी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, मुझे पता है कि बाकी सब की तरह आपको भी मुझसे डर लग रहा है, जो इस वक्त मैं आपके आंखों में देख सकता हूं बेबी। पर मेरा यकीन करिए मुझे आपको ऐसे डराना बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरा रियल नेचर है बेटा, जो मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा एंजल, पर आई एम वेरी म्यूपी सो रूड, स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग पर्सन, और मैं सबके साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे अंदर सॉफ्टनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर ऑन वाई फॉर यू आई वाई ट्राई टू बिकम इट ए सॉफ्टर, बट प्लीज अगर मैं कभी आपसे रूडली बात करूँ तो आप मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि ये मेरा असली स्वभाव है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बदल पाऊंगा। भले ही मैं आपसे थोड़ा रूडली बात क्यों ना करूं, पर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो और उसके बदले आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा टू एपिसोड ऑन माई जेफ। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पर आपको चेंज क्यों होना है, सिर्फ नूर के लिए ना? अद्वितीय बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ ही देखता है और तभी नूर अद्वितीय के पेट पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए उससे कहती है, आपको मेरे या फिर किसी के लिए भी खुद को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अदू, आप जैसे हो वैसे ही नूर को पसंद हो। हाँ जब आपने मेरे से रूडली बात की तो नूर को थोड़ा सा बुरा लगा, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, पर प्लीज नूर को ज्यादा डांटना मत वरना रोना आता है। नूर की बातें सुनकर अद्वितीय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बेटा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा डांटूं नहीं। बट उसके लिए आप भी कोई ऐसी शैतानी नहीं करना जिसकी वजह से अदू को उनके बेबी एंजल को डांटना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डांट कितनी गंदी और डरावनी होती हैं। नूर बस अपना सिर हिलाती है और अपने सिर को अद्वितीय के सीने पर रखे अपनी आंखें बंद किए वैसे ही बैठी रहती हैं, तो वही अद्वितीय उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करता है। 45 मिनट बाद अद्वितीय की गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर जाकर रुकती है, जिस गेट पर अभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। तभी अद्वितीय की कार उस गेट के अंदर जाते ही कुछ दूरी पर रुकती है।
वैसे वो मेन गेट 7 ही एस इंटरनेशनल हॉस्पिटल का था, जो स्काई इन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वहाँ दूर दूर से पेशेंट्स आते थे और ये मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वैसे तो 7 ही एस अद्वितीय का था, पर अद्वितीय हमेशा ही अपने बिजनेस में लगा रहता था, तो इस हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी अद्वितीय के इकलौते बेस्ट फ्रेंड अर्जुन पर थी, जो खुद एक सर्जन था अद्वितीय की तरह। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है, जो अभी उसके ब्लेजर से खेल रही थी। उसे ऐसे देखकर अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और फिर उससे कहता है, एंजल हम पहुंच गए। अद्वितीय की आवाज़ सुनकर नूर उसकी तरफ देखती है और अपनी पलकें झपकाती है, जिसे देखकर अद्वितीय बस अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, चले मेरा क्यूटी पाए। नूर अद्वितीय को अपनी एक स्माइल देती हैं और तभी वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। अब तक नूर ने हॉस्पिटल का नाम नहीं पढ़ा था और बाकी हॉस्पिटलों की तरह वहां आगे हॉस्पिटल की ना कोई वैन मौजूद थी और ना ही कोई एम्बुलेंस, जिसकी वजह से नूर को ये पता चले कि ये एक हॉस्पिटल है। तभी अचानक से नूर की नज़र आगे मेन डोर पर पड़ती है, जो पूरा ग्लास का था और बहुत सुंदर था। धन्यवाद। एपिसोड 39 नूर की 7 ही एस में एंट्री। नूर का स्वैग और अद्वितीय का महारौद्र और विनाशक रूप। उस ग्लास डोर को देखते ही नूर अपने मन में सोचती है, वाव, वो ग्लास का डोर कितना बड़ा और प्यारा है ना। उस होटल के दरवाजे से भी बड़ा जहां नूर काम के लिए गई थी, सबसे पहले होटल में, जहां से नूर को 2 वॉचमैन ने बाहर निकाल दिया था। मतलब ये भी वैसे ही एक बड़ा सा होटल है। नूर ने उस दिन देखा था कि वो कितना प्यारा था अंदर से, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होगा। नूर को जाना है अंदर। तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए उससे कहती है, आप चलो ना अंदर, नूर को जाना है। अद्वितीय नूर से कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है, तो वो अपना फोन उठाता है और बात करने लगता है, क्योंकि शायद ये फोन कॉल उसके लिए थोड़ा जरूरी था और इसीलिए उसके फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। अद्वितीय को फोन पर बातें करता देखकर नूर अपना मुंह बनाती है और फिर खुद से ही कहती है, अदू तो फोन पर बातें कर रहे हैं, पर नूर को अंदर जाना है ना। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ खुद से ही कहती है, मैं अदू को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और खुद ही चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी वो अपने मन में खुद को शाबाशी देती है और फिर वो अद्वितीय का हाथ छोड़ते हुए अंदर की तरफ भागती है। तो वही अद्वितीय जब उसे ऐसे भागता हुआ देखता है, तभी अद्वितीय के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सर्द और खौफनाक हो जाते हैं और वो आगे वाले शख्स पर चीखते हुए उससे कहता है, गो टू द यू इडियट। इतना कहकर वो फोन कट करता है और खुद भी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वही हॉस्पिटल के अंदर नूर वहां इधर उधर ऊपर की तरफ देखकर ही चल रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान आगे नहीं था कि तभी नूर किसी से टकरा जाती हैं और फिर नूर और वो शख्स जिससे नूर टकराई थी, वो दोनों ही धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरते हैं। नीचे उस शख्स से फर्श पर गिरते ही नूर के मुंह से आह मम्मा वाली चीख निकलती है, तो वही वो लड़की जो नूर से टकरा कर फर्श पर गिरी थी, वो भी दर्द में कराहने लगती हैं। जब नूर उस लड़की की तरफ देखती है, तभी नूर का मुंह सिकुड़ जाता है, क्योंकि उस लड़की के मुंह पर 2.5 किलो का मेकअप था। तभी वो लड़की फर्श से उठकर अपने पैरों पर खड़ी होती है और नूर भी खड़ी होती है और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कपड़े को झटकती है। तभी नूर देखती है कि उस लड़की ने कैसा अटपटा सा ड्रेस पहना हुआ था और उस पर उसने सफ़ेद कलर का डॉक्टर वाला कोट भी पहना था, जिससे ये साफ साफ पता चलता था कि वो लड़की एक डॉक्टर थी। तभी नूर की नज़र उसके कोट पर लगे बैच पर पड़ती है, जिसमें उसका नाम डॉक्टर रति शाह लिखा हुआ था। इससे पहले कि नूर कुछ समझती और बोलती, वो रति नूर पर भड़कने लगती है, यू इडियट गिर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या। तभी नूर अपने दोनों छोटे हाथों को अपनी कमर पर रखती है और बड़े ही स्टाइल में वहां खड़ी रहती है। रति और नूर दोनों ही इस बात से अनजान थे कि अद्वितीय दूर से खड़ा होकर बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। यहां तक कि अभी लॉबी में जितने भी लोग मौजूद थे, वो उन दोनों को ही देख रहे थे। इधर नूर अपना क्यूट बट गुस्से वाला मुंह बनाते हुए बड़े ही रौब के साथ रति से कहती है, नूर तो इधर उधर देखकर चली रही थी, पर आपके पास तो आपकी आंखें थी ना, तो फिर आपको अपने आगे ये इतनी क्यूट सी लड़की दिखाई नहीं दी। आपकी आंखें हैं या बटन? हो, जाइए जाइए जल्दी से अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाइए आंटी। नूर की बात सुनकर रति गुस्से में उबलने लगती हैं, पर जब वो नूर के मुंह से अपने लिए आंटी सुनती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तभी रति नूर को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए उससे कहती है, यू गिर डॉट हाउ डरे यू टू कर एड मी आंटी, एम आई लुकिंग लाइक आंटी टू यू। तभी नूर अपनी बोरिंग सी शक्ल बनाते हुए रति से कहती है, अब आप मेरी बहन तो नहीं है जिसे नूर दी या दिदू कहे, और वैसे भी आप एक आंटी की तरह ही लगते हो, तो मैंने आपको आंटी बोला। तभी रति नूर पर बरसते हुए उससे कहती है, तुम छोटी सी चुहिया, तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ क्यों न हूँ और मेरी जगह पर आकर तुम मेरी ही इंसल्ट कर रही हो। रति की बात सुनकर अद्वितीय की दोनों आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ नजर आने लगता है।
तभी नूर एक बार अच्छे से ऊपर से नीचे तक रति की तरफ देखती है और फिर अपना पेट पकड़कर हंसते हुए उस रति से कहती है, आप मजाक कर रहे हो क्या आंटी? मतलब ये आपकी जगह है, पर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सको। नूर तो आपसे अच्छे कपड़े पहनती है और आपने देखो कैसे फटे फटे कपड़े पहने हुए हैं। नूर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग रति पर हंस रहे थे, जिसकी वजह से रति का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। उन सबको ऐसे हंसता हुआ देखकर रति उन सब पर चिल्लाते हुए उनसे कहती है, शट अप एवरीवन, और अगर फिर से कोई मेरे ऊपर हंसा ना तो मैं सबको यहाँ से निकलवा दूंगी। तुम लोग भूल गए हो क्या कि मैं इस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अद्वितीय सिंह की गर्लफ्रेंड और उनकी होने वाली वाइफ हूँ। अगर मैंने उन्हें तुम सबकी एक शिकायत भी कर दी तो वो तुम सबको यहाँ से बाहर फेंकेंगे और फिर तुम लोगों को कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। वैसे ये रति का हमेशा का ही ड्रामा था, वो सबको ये बताती फिरती थी कि वो अद्वितीय की गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ हैं, पर पहले तो यहाँ कोई ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, पर रति हमेशा ही सबको डराती थी और धीरे धीरे करके सब उसकी बातों पर यकीन भी करने लगे सिवाय अर्जुन के, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त रति जैसी छिपकली के प्यार में कभी नहीं पड़ेगा। अर्जुन तो रति को कोई भाव ही नहीं देता था, उल्टा वो रति को उसकी असली जगह दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था और इसीलिए रति अर्जुन के आगे नहीं जाती थी। जब अद्वितीय ने रति की ऐसी वाहियात बात सुनी तब उसकी मुठ्ठियां कस गई और उसकी नाक और कान में से इनविजिबल धुआं आने लगा, उसके गुस्से की आग की वजह से। इधर रति नूर की तरफ देखती है, जो वहां उसके आगे बड़ी ही स्टाइल में खड़ी थी। नूर को ऐसे शांत देखकर रति के बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है और वो गुस्से में तमतमाते हुए नूर से कहती है, और अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या कपड़े पहनना चाहिए और क्या नहीं? हाँ नहीं, तुम हो कौन? एक मामूली सी सड़क छाप लड़की? हाँ रुको, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाती हूँ। इतना कहकर रति नूर का हाथ कसके पकड़ती है, जिसकी वजह से नूर को दर्द होता है और वो रति से कहती है, छोड़ो, नूर को दुख रहा है। पर रति नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से नूर को गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से रति के हाथ को काट देती है, जिसकी वजह से रति की पकड़ नूर के हाथ पर से छूट जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। रति ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए नूर का हाथ कसके पकड़ा था, पर फिर भी अभी नूर के हाथ में रति के पकड़ के निशान आ गए थे, इतनी ज्यादा सेंसिटिव स्किन थी नूर की। नूर अपने हाथ को देख रही थी, पर रति बस अभी गुस्से में फटने ही वाली थी। तभी रति नूर को अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से घूरते हुए उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर रति नूर को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और ये देखते ही नूर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही खड़े खड़े कांपने लगती हैं। पर तभी नूर को एक जोरदार आवाज आती है, जिसकी वजह से वो झट से अपनी आंखों को खोलती है और देखती है कि उसके आगे अद्वितीय खड़ा था और वो रति अभी अपना एक गाल पकड़े फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखकर नूर को समझने में देर नहीं लगती कि अद्वितीय ने रति को एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसकी वजह से अद्वितीय की 5 उंगलियों की छाप रति के गाल पर दिख रही थी, यहाँ तक कि उसके होठों के किनारे से अभी खून भी निकल रहा था और वो दर्द की वजह से रो रही थी। अद्वितीय को अपने आगे देखकर नूर झट से उसे पीछे से हग कर लेती है और नूर को अद्वितीय को हग करता देखकर सबको इस बात का डर लगने लगता है कि अद्वितीय नूर के साथ भी कुछ बुरा करेगा। तभी अद्वितीय पीछे मुड़ते हुए डरी सहमी सी नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और बार बार उसके माथे पर किस करता है और ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सबको रति को भी एक बड़ा सा सदमा लगता है। तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, एंजल आप ठीक हो ना? आपको कहाँ लगी, दिखाओ मुझे। अद्वितीय किसी पागल की तरह नूर के हाथ पैर देखता है और तभी उसे नूर के हाथ में पड़ हुआ निशान दिखता है, जो रति की टाइट पकड़ की वजह से हुआ था। उस निशान को देखते ही अद्वितीय अपने रौद्र रूप में आता है और फिर रति की तरह बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी में उसके बाल पकड़ता है और फिर गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में उससे कहता है, तुमने हाथ कैसे लगाया उसे, और उसे हाथ लगाने की, उस पर हाथ उठाने की इजाजत तुम्हें किसने दी, बोलो। तभी अद्वितीय उस रति को उसके बाल पकड़कर उसके पैरों पर खड़ा करता है और फिर उससे पूछता है, हाँ और क्या बोल रही थी तुम कि तुम मेरी अद्वितीय वीर सिंह की गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ हो, है ना? एक बार अपने आप को मिरर में देखा नहीं क्या? कहाँ तुम और कहाँ मैं? मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं है जो मैं तुम जैसी सेल्फिश और मनी माइंडेड लड़की को अपने लिए सिलेक्ट करूँ। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे। बहुत उछल रही हो ना? रुको, मैं अभी तुम्हारा उछलना बंद करता हूँ। पर उसके पहले तुमने जो गलती की है मेरी बेबी एंजल को हट करके, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। अद्वितीय की बातें सुनकर रति डर के मारे वही जम जाती हैं और बाकी सबका भी वही हाल होता है। अद्वितीय साक्षात महादेव का दूसरा रूप ही था, जिसे अगर एक बार गुस्सा आ गया तो वो सब कुछ तबाह करने के बाद ही शांत होता था। अद्वितीय वीर सिंह गुस्से में पूरा अपना रौद्र रूप ले लेता था और फिर क्या था, सब विनाश ही विनाश।
अद्वितीय नाम के तूफान की वजह से वहां सब लोग हिले हुए थे कि तभी बाहर से कोई हॉस्पिटल के अंदर आता है और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये कोई और नहीं अर्जुन ही था जो अभी अभी हॉस्पिटल में एंटर हुआ था, पर जब उसकी नज़र अद्वितीय पर पड़ती है तो अर्जुन अद्वितीय का गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर झट से समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बड़ा और भयानक हुआ है या फिर होने वाला है। तभी अर्जुन दौड़ते हुए अद्वितीय की तरफ आता है और फिर गुस्से में कांपते हुए अद्वितीय के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछता है, अद्वितीय क्या हुआ यार और तू इतने गुस्से में क्यों है? तभी अर्जुन रति को अपनी नफरत भरी आंखों से घूरते हुए अद्वितीय से कहता है, इसने कुछ किया क्या? धन्यवाद। एपिसोड 40 एंजल नूर सिर्फ और सिर्फ अदू की है। नूर की तकलीफ और अद्वितीय की चिंता। तभी अद्वितीय सबसे पहले अर्जुन की तरफ देखता है और फिर उसकी नज़र नूर पर पड़ती है जो इस वक्त वहां डरी सहमी सी खड़ी थी। तभी अद्वितीय बिना किसी इमोशन के नूर की तरफ इशारा करते हुए अपनी सर्द आवाज में अर्जुन से कहता है, अर्जुन गो एंड हग हर, मेक श्योर शी वोंट बी एबल टू सी हियर। इतना सा भी नहीं वरना मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, याद रख। अद्वितीय की बात सुनकर अर्जुन भी काफी डर गया था, तो वो बिना कोई बहस किए चुपचाप जैसा अद्वितीय ने उससे कहा था वैसे ही करता है। अर्जुन नूर के पास जाता है और उसे हग कर लेता है, जिसकी वजह से नूर अर्जुन की बाहों में पूरी तरह से छुप जाती हैं। जब अद्वितीय को इस बात का यकीन होता है कि नूर अभी कुछ भी नहीं देख पाएगी, तभी अद्वितीय बिना कुछ सोचे समझे रति का सिर वहां के एक पिल्लर से दे मारता है, जिसकी वजह से रति के सिर से खून निकलने लगता है और उसी के साथ उसकी चीख भी निकलती है। तभी अद्वितीय अपने गार्ड्स को बुलाता है और जब वो लोग वहां आते हैं तभी अद्वितीय रति को नीचे फर्श पर पुश करता है और गार्ड से कहता है, थ्रो दिस शिट आउट ऑफ माय हॉस्पिटल नाउ। अद्वितीय की इतनी ऊंची और भयानक आवाज सुनकर सबके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। तभी अद्वितीय स्टाफ की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज में उनसे कहता है, आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? गो बैक टू यूवर वर्क। अद्वितीय का ऑर्डर सुनते ही सबके सब वहां से ऐसे गायब होते हैं जैसे उनके पीछे उनकी मौत पड़ी थी। उन सब के वहां से जाने के बाद अद्वितीय अर्जुन के पास आता है, जो अभी भी वही नूर को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा था। तभी अर्जुन अद्वितीय को अपने पास देखकर धीरे से नूर को छोड़ता है और जैसे ही अर्जुन उसे छोड़ता है अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और नूर भी डर के मारे उससे चिपक जाती है। नूर बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल किसी 10 साल के बच्चे की तरह, तो अद्वितीय उसे बहुत आसानी से उठा सकता था। नूर अपने हाथों को अद्वितीय के गले में लॉक कर देती है और उसके पैर अद्वितीय की कमर से लिपटे हुए थे, यहाँ तक कि नूर अपने चेहरे को अद्वितीय की गर्दन में छिपा देती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए अपनी थोड़ी नर्म आवाज में नूर से कहता है, शुश, डरना नहीं एंजल, देखिए अदू है ना आपके साथ, तो डरना बिल्कुल भी नहीं। नूर कुछ नहीं कहती बस और कसके अद्वितीय को हक करती है। तभी अद्वितीय की नज़र अर्जुन पर पड़ती है जिसे इस वक्त 440 वोल्ट का बहुत बड़ा झटका लगा था, लगेगा भी क्यों नहीं, जब लड़कियों से दूर भागने वाला लड़का आज खुद एक लड़की को अपने गले से लगाए हुए था और उससे इतने प्यार से बात भी कर रहा था। तभी अद्वितीय अर्जुन की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, चल मेरे साथ, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो तुझे मुझसे पूछना है। अर्जुन किसी खोए हुए पपी की तरह अपना सिर हिलाता है और फिर अद्वितीय के पीछे पीछे उसकी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट सीधे 32वें फ्लोर पर आकर रुकती है, जहां अद्वितीय का कैबिन था। लिफ्ट से बाहर आते ही अद्वितीय सीधा अपने कैबिन में आता है और फिर नूर को अपने प्राइवेट रूम में लेकर आता है। अर्जुन भी उनके साथ था और बस उन्हें ही देख रहा था। तभी अद्वितीय नूर को बेड पर बिठाता है और फिर उससे कहता है, एंजल आप पहले प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अद्वितीय नूर को पानी पिलाता है और फिर अर्जुन की तरफ देखकर उससे कहता है, अर्जुन फर्स्ट एड ला जल्दी। अर्जुन अपना सिर हिलाता है और फिर अद्वितीय को फर्स्ट एड बॉक्स देता है। अद्वितीय उस बॉक्स में से ऑइंटमेंट लेता है और फिर उसे नूर के हाथ पर लगता है, पर जैसे ही ऑइंटमेंट नूर के हाथ को टच करता है वैसे ही नूर की सिसकी निकल जाती हैं, जिसे सुनकर अद्वितीय को भी तकलीफ होने लगती है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, एंजल कुछ नहीं हुआ है, देखिए ये अभी ठीक हो जाएगा। आप तो अदू और मम्मा की ब्रेव गर्ल हो ना। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय नूर की चोट पर फूंक मारता है। ऑइंटमेंट लगाने के बाद अद्वितीय नूर के कानों में अपने ईयरबड्स डाल देता है और फिर अपने फ़ोन में एक डिज्नी प्रिंसेस वाली मूवी लगाकर अपना फ़ोन नूर को देते हुए उससे कहता है, आप ये मूवी देखिए, तब तक अदू इनसे अर्जुन कुछ बातें करते हैं, ओके एंजल। नूर क्यूटली अद्वितीय को हाँ बोलती है और फिर अद्वितीय के फ़ोन में प्रिंसेस मूवी देखने लगती है। अद्वितीय एक बार नूर की तरफ देखकर उसके माथे पर किस करता है और फिर अर्जुन के साथ बेड से थोड़ा दूर सोफे पर जाकर बैठता है। अद्वितीय बिना कोई समय गवाए अर्जुन को सब कुछ सच सच बताता है और ये भी बताता है कि वो नूर से प्यार करने लगा है। अद्वितीय की बातें सुनने के बाद अर्जुन को एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता,
पर जब वो अपने सदमे वाली दुनिया से बाहर आता है तभी उसे उस मासूम सी बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है और दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी होती है कि उसके साथ अभी अद्वितीय और बाकी सब युवी, आयु और नील भी है। अर्जुन नूर की तरफ देखता है, जो अभी उस मूवी की वजह से खुलकर हंस रही थी। तभी अर्जुन अद्वितीय की तरफ देखता है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, तू इसमें अकेला नहीं है अदु, अब से मैं भी तेरे साथ हूँ। शी इज लाइक अ बेबी सिस्टर टू मी और अब से मैं भी उसे प्रोटेक्ट करने में, उसे खुश रखने में तुम लोगों की हेल्प करूंगा। अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है और तभी अर्जुन अपनी शैतानी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को भाई, जो इतनी क्यूट प्रिंसेस को अपने लिए पसंद किया। तभी अद्वितीय अपनी आंखों को घुमाते हुए अर्जुन से कहता है, वैसे भी मुझे ऐसी वैसी कोई चीजें पसंद नहीं आती, पर ये नूर तो मेरी जिंदगी है। इस पर अर्जुन हंसते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ बाबा, वैसे जो तूने मुझे बताया उसके बाद मैं भी तेरी बात से सहमत हूं कि उसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। एक छोटी सी 17 साल की बच्ची और उसके साथ इतना सब कुछ। उसके एज के बच्चे थोड़ा सा टॉर्चर भी सह लेते हैं ना तो उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके बॉडी के साथ साथ उनके इमोशंस भी चेंज होने लगते हैं। इस एज में बहुत ज्यादा खतरा रहता है अदु, और उस बच्ची के साथ सिर्फ टॉर्चर ही नहीं हुए, पर उसके साथ तो वो सब भी हुआ है जो एक 25-30 एज की एडल्ट गर्ल के साथ भी होता है, तो वो भी एक बहुत सीरियस और कभी ना भूलने वाला सबसे भयानक सपना बन जाता है। नूर तो फिर भी एक बच्ची है। हम सच में इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस मासूम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। भले ही वो अभी हंस रही है पर यह बात इतनी आसानी से उसके दिमाग से नहीं निकलेगी, और जब भी उसे वो सब याद आएगा तब वो फिर से टूटेगी और बहुत टूटेगी। अर्जुन की बात सुनकर अद्वितीय अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैं हर एक पल उसके साथ रहूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे मेरी एंजल सही सलामत चाहिए और जब तक मैं हूं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। अगर किसी ने मुझसे मेरी एंजल को छीनने की कोशिश भी की तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। मेरी एंजल सिर्फ मेरी है और उस पर किसी और का कोई हक नहीं है। अद्वितीय को ऐसे देखकर अर्जुन अद्वितीय को शांत कराते हुए उससे कहता है, अदु रिलैक्स यार, कोई तुझसे तेरी एंजल नहीं लेगा, और मुझे एक बात बता कि किसमें इतनी हिम्मत है कि वो खूंखार शेर के पिंजरे में हाथ डालकर खुद अपनी ही मौत को न्योता दे। नूर तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी और ना ही हम कभी ऐसा होने देंगे। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और फिर अर्जुन से कहता है, अर्जुन चेक कर कि निधि हॉस्पिटल में आई है या नहीं। अद्वितीय की बात सुनकर अर्जुन उससे कहता है, निधि? पर वो तो मुंबई से बाहर है ना। इस पर अद्वितीय अर्जुन को बताता है, मैंने कल उसे फोन किया था और कहा था कि वो आज हॉस्पिटल आए। मुझे एंजल का चेकअप कराना है। आई डोंट नो बट आई एम हैविंग दिस गट फीलिंग दैट हर वजाइना इज बैड, वाई डैमेज्ड, एपिसोड वाई बी नॉट गुड फॉर हर एट, सो वी नीड टू एपिसोड एक्ट। अद्वितीय की बात सुनकर अर्जुन अपना सिर हिलाता है और फिर अपना फोन निकालकर निधि को कॉल करता है। निधि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। अद्वितीय नूर की तरफ जाता है जो वहां मूवी देख रही थी। तभी अर्जुन उसके पास आते हुए अद्वितीय से कहता है, अदु चल, निधि उसके कैबिन में ही है। अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर के हाथ से फोन लेता है और नूर के कानों से ईयरबड्स भी निकाल देता है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आपने फोन क्यों लिया? नूर को वो प्रिंसेस मूवी देखनी थी ना। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, एंजल आप ये मूवी बाद में देख लेना, अभी मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। पर उससे पहले अद्वितीय अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, आप इनसे मिलिए, ये अर्जुन है मेरे फ्रेंड। नूर अर्जुन की तरफ देखती है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, हेलो अर्जुन भाई, मैं नूर हूँ। तभी अर्जुन नूर के पास आते हुए धीरे से नूर के गाल खींचता है और अपनी एक स्माइल के साथ नूर से कहता है, हाय क्यूटी पाई, आप तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल एक परी की तरह है। तभी नूर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ अर्जुन से कहती है, थैंक यू अर्जुन भाई। तभी अद्वितीय नूर के बालों को ठीक करते हुए उससे कहता है, एंजल आप अपने अर्जुन भाई से बाद में बातें कर लेना, अभी चलिए। इतना कहकर अद्वितीय नूर को उठाता है और फिर अपने कैबिन से बाहर आते हुए लिफ्ट से नीचे 16वें फ्लोर पर जाता है। इस वक्त अद्वितीय अर्जुन के साथ निधि के कैबिन के बाहर खड़ा था। तभी अद्वितीय अर्जुन की तरफ देखते हुए उसे इशारा करता है, जिसे समझकर अर्जुन दरवाजे पर नॉक करता है। अद्वितीय ने नूर को पकड़ा हुआ था और उसी वजह से अद्वितीय ने अर्जुन को इशारे से कहा था। जब अर्जुन दरवाजे पर नॉक करता है तभी उन्हें अंदर से कम इन की आवाज आती है और उसी के साथ वो अंदर जाते हैं। अंदर कैबिन में निधि, जो 25-27 साल के बीच में होगी, किसी पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ने में बिजी थी। पर जैसे ही उसकी नज़र अद्वितीय और अर्जुन पर पड़ती है वो अपने चेयर पर से उठ खड़ी होती है। निधि को सबसे ज्यादा शौक अद्वितीय को देखकर होता है, जो नूर को पकड़े हुए था।
अर्जुन की तरह बेचारी निधि को भी झटका लगा था, पर तभी वो अपने शॉकिंग स्टेट को बाजू में रखते हुए अद्वितीय से पूछती है, सर आप यहाँ, मेरा मतलब मेरे कैबिन में। तभी अद्वितीय निधि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट। निधि हाँ में अपना सिर हिलाती है और तभी अद्वितीय नूर को वहां मौजूद बेड पर बिठाता है और फिर नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, एंजल आपको आपकी टमी और प्राइवेट पार्ट में बहुत पेन हो रहा है ना। अद्वितीय की बात सुनकर नूर की आंखों में पानी आता है और वो अपना सिर हिलाते हुए अपनी रुआसी आवाज में अद्वितीय से कहती है, हाँ दू। नूर को अभी भी दर्द हो रहा है। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, तो हमें उसे ठीक करना होगा ना, वरना उससे और ज्यादा तकलीफ होगी आपको। तो इसीलिए वो दीदी आपको चेक करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।